गुड इवनिंग बच्चों, वॉइस क्लियर है? प्लीज रिप्लाई। हेलो, गुड इवनिंग। ओके, वीडियो क्लियर है? चलिए जी। तो पिछले टर्न पर हम बात कर रहे थे मोनेरा के बारे में, है ना? क्रिस्टल क्लियर। चलिए जी। तो पिछले टर्न पर हम किंगडम मोनेरा शुरू किया था बच्चों, और किंगडम मोनेरा के अंदर रेस्पिरेशन कंप्लीट कर दिया था। रेस्पिरेशन में बताया था दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एक को बोलते हैं ऑब्लिगेट, दूसरे को बोलते हैं फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट मतलब एसेंशियल, फैकल्टेटिव मतलब ऑप्शनल। एरोबिक और एनारोबिक, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसे एरोबिक बोलते हैं, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसे एनारोबिक बोलते हैं। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों रिप्रोडक्शन के बारे में। और बैक्टीरिया के अंदर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ध्यान रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब गैमेट का फॉर्मेशन हो, फ्यूजन हो और ज़ायगोट का फॉर्मेशन हो। जो भी ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस से अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो ये कुछ भी प्रोसेस बैक्टीरिया में नहीं होता। तो ध्यान रखना, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो ना तो गैमेट फॉर्मेशन होता है, ना फ्यूजन होता है, ना ज़ायगोट फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल होता है, और एसेक्सुअल में भी बाइनरी फ्यूजन और एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। आइए एक एक करके बात करते हैं, जिनमें सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी फ्यूजन के बारे में। बाइनरी फ्यूजन में देखें, बैक्टीरियल सेल होती है, सबसे पहले अपनी सेल साइज लार्ज करती है, थोड़ी सी बड़ी होती है। फिर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, दोनों के दोनों डीएनए रेप्लिकेट होकर अलग अलग एंड पर चले जाते हैं। फिर सेप्टा का फॉर्मेशन होता है, देखिए आप, सेप्टा का फॉर्मेशन हुआ, दोनों के दोनों सेल अलग अलग हो जाती है। बाइनरी फिजन की सबसे बड़ी खास बात होती है कि बाइनरी फिजन में मदर सेल अपनी आइडेंटिटी का लॉस करके दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है। बाइनरी फिजन की खास बात होती है कि बाइनरी फिजन में मदर सेल अपनी आइडेंटिटी का लॉस करके दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है। इसलिए आपने सुना होगा कि जितनी भी यूनिसेलुलर सेल्स होती है इमॉर्टल होती है, अमर होती है, क्योंकि मरने के ठीक पहले ये डिवाइड हो जाती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि इनकी नेचुरल डेथ देखने को नहीं मिलती, मरने के ठीक पहले ये डिवाइड हो जाती है, ठीक? चलिए, बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फिजन के जो डिवीजन होता है वो एमाइटोसिस होता है। ध्यान रखना, एमाइटोसिस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, ठीक है? कोई प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी नहीं है जिसमें मियोसिस माइटोसिस होता हो, कोई यूकैरियोटिक सेल ऐसी नहीं है जिसमें एमाइटोसिस होता हो। प्रोकैरियोट के अंदर एमाइटोसिस होगा और यूकैरियोट के अंदर मियोसिस माइटोसिस होगा। आई रिपीट, कोई प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी नहीं होती जिसमें एमाइटोसिस, एक कोई प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी नहीं है जिसमें मियोसिस माइटोसिस होता हो, कोई यूकैरियोटिक सेल ऐसी नहीं है जिसमें एमाइटोसिस होता हो, 6 एक्सेप्शन को छोड़कर। समय आने पर मैं आपको वो 6 एक्सेप्शन के बारे में बताऊंगा जिनमें यूकैरियोटिक सेल एमाइटोसिस करती है। अभी आप ये याद रखें कि प्रोकैरियोट का कैरेक्टर होता है एमाइटोसिस और यूकैरियोट का कैरेक्टर है मियोसिस और माइटोसिस, ठीक है? चलिए, बाइनरी डिवीजन मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट, सबसे कॉमन मेथड है, और ये फेवरेबल कंडीशन के अंदर होता है। तो फेवरेबल कंडीशन में तो वो करते हैं बाइनरी डिवीजन, अनफेवरेबल कंडीशन में वो बनाते हैं एंडोस्पोर। जब बैक्टीरिया को हाईली अनफेवरेबल कंडीशन जाना होता है, जब बैक्टीरिया को हाईली अनफेवरेबल कंडीशन में जाना होता है तो बैक्टीरिया एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है? एंडोस्पोर में क्या होता है? बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर, सर स्क्रीन ब्लैंक है, ठीक है, एक मिनट आप फिर वेट करना, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब आ गई? प्रॉब्लम अदर एंड पर होती है, यही तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ यार, तुम मेरी कहाँ मानते हो? तुमको लगता है मेरे एंड पे प्रॉब्लम? क्या, मानव स्वभाव है, गलती दूसरे में दिखी जाती है, लेकिन फिर भी मैंने मान लिया मेरे में गलती है, तो मैंने एक बार सिस्टम को रिफ्रेश कर लिया, कोई बात नहीं। चलिए जी, आइए। जब बैक्टीरिया को हाईली अनफेवरेबल कंडीशन को फेस करना होता है तो बैक्टीरिया एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। अब बात ये आती है कि जो एंडोस्पोर स्ट्रक्चर है ये हाई टेम्परेचर, रेडिएशन, एंटीबायोटिक, केमिकल से बचाती है। क्यों कैसे बचाती है? क्योंकि बता दूं, एंडोस्पोर की जो सेल वॉल होती है उस सेल वॉल के अंदर एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम है कैल्शियम डाइपिकोलिनेट, ठीक है, जिसकी वजह से ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस पावर इनके अंदर देखने को मिलती है। तो एंडोस्पोर शो मैक्सिमम रेजिस्टेंस पावर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम डाइपिकोलिनेट।
दूसरी बात, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन बेसिलस टाइप के बैक्टीरिया में होता है, क्योंकि आप जानते हैं कोकस टाइप बैक्टीरिया तो वैसे ही रेजिस्टेंट होते हैं क्योंकि उनके अंदर सरफेस एरिया कम होता है, और जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं उनका सरफेस एरिया बड़ा है, तो वो अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जो इन्हें हाईली अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है। अब बात करते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक का मतलब होता है जीन, रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर। जब एक सेल से दूसरी सेल में जीन का ट्रांसफर होता है तो इसे बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन, फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन। तो इनमें एब्सेंट है क्यों? इट डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड जाइगोट। फिर लिख देता हूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। और ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन, फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है, ये नहीं होता है। बात ये आती है फिर होता क्या है? तो देखो, इस दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जिसके अंदर वेरिएशन क्रिएट नहीं। देखो बच्चों, बदलती हुई एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ में जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर बदलाव नहीं आते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और खत्म हो जाते हैं। इसलिए बदलती हुई एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ अपने अंदर बदलाव लाना जरूरी है, और बदलती हुई एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ अपने अंदर बदलाव लाने का सबसे प्रॉम्प्ट तरीका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपने कहा सर बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो मैंने बोला बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, बैक्टीरिया में वेरिएशन क्रिएट होते हैं। अब बैक्टीरिया में वेरिएशन कैसे क्रिएट होते हैं? जब एक बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जाएगा तो उसके अंदर वेरिएशन क्रिएट होंगे। तो ध्यान रखना, बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल वेरिएशन क्रिएट नहीं होते, बैक्टीरिया में बाकायदा वेरिएशन क्रिएट होते हैं, और बैक्टीरिया में जो वेरिएशन क्रिएट होते हैं वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से होते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब एक सेल से दूसरी सेल में जीन का ट्रांसफर होगा और इस तरह से इनमें वेरिएशन क्रिएट होगा। ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में 3 मेथड से होता है। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में जाता है। कहां से जाता है? सराउंडिंग से जाता है। ये देखो, ये सराउंडिंग है, इससे ट्रांसफर होता है। दूसरा, इसको आप पढ़ेंगे ग्रिफिथ, आपको याद हो तो 1928 में ग्रिफिथ ने आर सेकंड और एस थ्री के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर करके दिखाया कि जब आर सेकंड का जेनेटिक मटेरियल एस थ्री बैक्टीरिया के अंदर जाएगा तो एस थ्री आर सेकंड के जैसा हो जाएगा। बिल्कुल माइस पर किया था। तो आपको याद हो तो डिप्लोकोकस निमोनिया जो बैक्टीरिया होता है, सीधी सी बात है, उसके 2 स्ट्रैंड होते हैं, आर सेकंड और एस थर्ड। जब उन्होंने क्या किया, आर सेकंड का जेनेटिक मटेरियल एस थ्री के अंदर भेजा तो एस थ्री आर सेकंड के जैसे कैरेक्टर शो करने लगता है, वो पैथोजेनिक हो जाता है, ठीक है। तो वो है ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में ग्रिफिन ने दिखाया 1928 के अंदर। ये आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। दूसरा है ट्रांसडक्शन, जब एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में जाए विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफाज। ये बैक्टीरिया है, इसके ऊपर ऐसे आकर के कनेक्ट होता है बैक्टीरियोफाज, कि दूसरे बैक्टीरिया से जीन लेकर के आता है और इसके अंदर छोड़ता है। तीसरा प्रोसेस होता है साहब कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। डायरेक्ट ट्रांसफर का मतलब होता है साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, एक सेल का जेनेटिक मटेरियल दूसरे सेल में जाता है, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट ट्रांसफर। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये एफ पॉजिटिव सेल है, ये इसका जीनोफोर है और इसके अंदर प्लाज्मिड है। आपको मैंने बताया था एफ का मतलब पॉजिटिव, एफ का मतलब फर्टिलिटी फैक्टर, पॉजिटिव का मतलब है, एफ का मतलब फर्टिलिटी फैक्टर, पॉजिटिव का मतलब है, ठीक है। जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर की जीन वाला प्लाज्मिड होता है उसे हम बोलते हैं एफ प्लाज्मिड, ठीक है। तो जिस बैक्टीरियल सेल में एफ प्लाज्मिड है उस सेल को बोलते हैं एफ पॉजिटिव। एफ का मतलब फर्टिलिटी फैक्टर, पॉजिटिव मतलब है। जैसे इसके कांटेक्ट में कोई एफ नेगेटिव सेल आती है, ये एफ नेगेटिव सेल है, इसके पास में प्लाज्मिड तो है लेकिन फर्टिलिटी फैक्टर की नहीं, इसलिए बोलते हैं एफ प्लाज्मिड। एफ का मतलब फर्टिलिटी फैक्टर, नेगेटिव मतलब नहीं। जैसे एफ पॉजिटिव सेल के कांटेक्ट में कोई एफ नेगेटिव सेल आती है, एफ पॉजिटिव का जो लॉन्गर प्लाई होता है वो एफ नेगेटिव के साथ में कनेक्ट होता है। ये देखो, ये एफ पॉजिटिव है, ये एफ नेगेटिव है, ये लॉन्गर प्लाई से कनेक्ट हुई और बनाती है कॉन्जुगेशन ट्यूब। मैंने आपको बताया था कॉन्जुगेशन ट्यूब एक होलो स्ट्रक्चर होती है जिससे जीन का ट्रांसफर होता है, ठीक। अब ये है एफ प्लाज्मिड। अब यहाँ पर क्या होगा? रेप्लिकेशन ऑफ एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन होता है, और जब एफ प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन होता है तो रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर इस सेल से होती है एफ नेगेटिव में चली जाती है। ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये एफ पॉजिटिव है, ये एफ नेगेटिव है, ये दोनों सेल के अंदर प्लाज्मिड चला गया, कॉन्जुगेशन ट्यूब ब्रेक हो जाती है, एफ पॉजिटिव सेल एस से बाहर आ जाती है क्योंकि इसमें फर्टिलिटी फैक्टर की जीन वाला प्लाज्मिड है। ये एफ नेगेटिव सेल है, आफ्टर कॉन्जुगेशन क्या हुआ, इसमें प्लाज्मिड तो था लेकिन फर्टिलिटी फैक्टर की जीन नहीं थी,
इस कॉन्जुगेशन प्रोसेस से क्या हुआ, फर्टिलिटी फैक्टर की जीन वाला प्लाज्मिड इसके अंदर आ गया। अब ये क्या हो गई, एफ पॉजिटिव हुआ जीन का ट्रांसफर। एक सेल से दूसरे सेल में किसका ट्रांसफर हुआ, प्लाज्मिड का। प्लाज्मिड क्या बियर करता है, जीन को बियर करता है। तो एक सेल से दूसरे सेल में जीन का ट्रांसफर हुआ, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब आप बोलेंगे सर इस तरह से तो सारी एफ नेगेटिव सेल एफ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। नहीं, मैं आपको बता दूं 1000 में से एक बार ये प्रोसेस होता है, 999 बार बाइनरी फिजन होता है। तो अगर एक एफ नेगेटिव सेल एफ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो भी जाएगी तो कोई नुकसान नहीं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोसेस, नथिंग, कुछ नहीं। सिर्फ बैक्टीरिया जानना चाहता था कि एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में जा सकता है कॉन्जुगेशन ट्यूब की मदद से, तो पता चला जा सकता है। इसके आगे दो प्रोसेस और हैं जिनसे बैक्टीरिया की नेचर चेंज हो जाएगी, वो आपको नहीं पढ़ाए जाते। कॉन्जुगेशन बिटवीन एचएफआर एंड एफ नेगेटिव, और उसके बाद में एक प्रोसेस होता है सेक्स रिडक्शन। अभी प्लाज्मिड गया, इसके बाद में फिर जीनोफोर जाता है। अब आप देखो अगर एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में जाएगा तो उस जेनेटिक मटेरियल पर जो जीन होगी वही जीन का एक्सप्रेशन वो दूसरी सेल में जाकर के शो करेगा, और जब दूसरी सेल में जाकर के शो करेगा तो उस बैक्टीरिया की नेचर बदल जाएगी। वेरिएशन क्रिएट करना ही मेन उद्देश्य है। जैसे आपको याद हो तो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में आर सेकंड का जेनेटिक मटेरियल S3 में गया तो S3 आर सेकंड के कैरेक्टर शो कर रहा है। इस तरह से एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जाएगा तो उस जेनेटिक मटेरियल पे जो जीन होती है उस जीन का एक्सप्रेशन उस बॉडी पर होता है। तो ये है डायरेक्ट ट्रांसफर। फिर रिपीट करता हूं, इट इज नॉट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, it is a primitive type of sexual reproduction which is done by DNA transfer or gene transfer. It is not a true sexual reproduction. What is a true sexual reproduction? When gamete formation, fusion and zygote formation occur. It is not a true sexual reproduction. It is a primitive type of sexual reproduction which is done by DNA transfer or gene transfer. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इनमें सबसे पहले बात करते हैं हार्मफुल एक्टिविटी की। हार्मफुल एक्टिविटी में पहला पॉइंट है डिजीज इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये जितनी मैंने आपको लिख कर दी है सारी याद करनी है, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, टिटनेस, टाइफाइड। एग्जामिनेशन में सबसे पहले जब क्वेश्चन की शुरुआत हुई तो आपको पता है क्वेश्चन पूछा गया था माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेकॉस, सबको पता है लेप्रोसी। फिर क्वेश्चन की टफनेस को बढ़ाया, अब एग्जामिनर ने पूछा लेप्रोसी कॉज बाय, तो याद करना था माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। फिर एग्जामिनर ने क्या किया, एक साइड 4 बैक्टीरिया के नाम दिए, दूसरी साइड 4 डिजीज के नाम दिए और इसको बोला मैच करो। अब मेरे हिसाब से एग्जामिनेशन के अंदर इस साल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और हर ऑप्शन के अंदर आपको 4 डिजीज के नाम दिए जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अब देखा जाए तो एक क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन सोल्व कराए जा रहे हैं आपसे। अगर आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये ढूंढने की कोशिश करी कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें चारों डिजीज बैक्टीरिया है, तो मेरा दावा है आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे, और अगर आप सही कर भी देंगे तो टाइम ज्यादा खराब होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोल्व करना। अगर ये ढूंढने लगे कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें चारों डिजीज बैक्टीरिया की है, टाइम ज्यादा खराब होगा। इसकी जगह क्या करना, आप ये देखना कि सारे ऑप्शन में कौन सी डिजीज ऐसी जो बैक्टीरिया से नहीं है। जैसे पता चला पहले वाले में ये वायरस से है, दूसरे वाले में ये फंजाई से है, और तीसरे वाले में ये प्रोटोजोन से, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो इसका आंसर होगा सही। तो ये दूसरे तरीके से सोल्व करने का तरीका है बच्चों। मेरा दावा है क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में पेज नंबर 20 के ऊपर आपको बैक्टीरिया के 4 डिजीज के बारे में नाम दिए गए हैं। वो 4 डिजीज है टेटनस, टाइफाइड, कॉलेरा और सिट्रस कैंकर। ऐसी वायरस में भी दिए गए। हो सकता है क्वेश्चन बने कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो ये चारों आप दिमाग में रखना। डिजीज एनिमल की बात करें तो एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्रेसिस से होता है। डिजीज इन प्लांट की बात करें तो सिट्रस कैंकर, क्राउन गेल इन मेनी प्लांट्स और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। 2 बार एआईपीएमटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जेंथोमोनास ओराइजी से। हार्मफुल एक्टिविटी में अगला है फूड पॉइजनिंग। बोटुलिज्म इज अ नेम ऑफ फूड पॉइजनिंग व्हिच इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया। आपको पता है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया ऑब्लिगेट एनारोब ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉफ होता है, मतलब डेड होने के मैटर पे ही मिलेगा, और ऑब्लिगेट एनारोब मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में मिलेगा। ये कंडीशन कहां पर मिलती है इस बैक्टीरिया को, ये कंडीशन मिलती है कैन फूड के अंदर। डब्बा बंद खाना जो होता है, कैन फूड के अंदर जो खाना होता है वो डेड ऑर्निंग मैटर है। ठीक है, इस खाने को पैक करते हैं कैन फूड के अंदर, तो ऑक्सीडेशन से फूड को खराब होने से बचाने के लिए पैक करने के ठीक पहले इसके अंदर की सारी ऑक्सीजन बाहर निकाल दी जाती है। ऑक्सीजन बाहर निकलती बैक्टीरिया को मिल गई, एक तो डेड ऑर्निक मैटर मिल गया और ऑक्सीजन निकाल दी तो एनारोबिक कंडीशन मिल गई। तो कैन फूड के अंदर क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया होता है। सीधी सी बात है, डेड ऑर्निक मैटर उसके पास में है और ऑक्सीजन खाने को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए ऑक्सीजन निकाल दी जाती है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, इस फूड पर अपने टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रेट करता है। क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया इस कैन फूड में जो खाना है उस पर अपने टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रेट करता है।
जैसे आप कैन फूड का ढक्कन खोलते हैं, ऑक्सीजन बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आती है और बैक्टीरिया मर जाता है। बैक्टीरिया से कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, आप उसको चम्मच में लेकर के खाओ, कोई टेंशन नहीं। प्रॉब्लम है उसके जरिए सिक्रीट किए गए टॉक्सिक सब्सटेंस। उसके सिक्रीट किए गए टॉक्सिक सब्सटेंस की एक सफिशिएंट क्वांटिटी जैसी आपकी बॉडी के अंदर एंटर करती है, ये आपकी बॉडी के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देगा। और जैसे आपकी बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, आपकी बॉडी के स्मूथ और स्ट्राइट मसल्स में पैरालिसिस होता है, जिसकी वजह से इमीडिएट डेथ। सोचने के पहले आदमी मर जाता है, मुझे हुआ क्या। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इस टाइप की फूड पॉइजनिंग भारत में देखने को नहीं मिलती। हमारे यहाँ पर ओपन फूड का कल्चर है, कैन फूड का चलन हमारे यहाँ पर नहीं। और आपका मेस का जो टिफिन आता है वो तो कतई कैन फूड की कैटेगरी में नहीं है। वो टिफिन ऐसे है, जब तक वो टिफिन है आप उसको ऐसे कर दो तो बिना ढक्कन खोले सारा खाना बाहर आ जाएगा। तो आप चिंता मत करो, वो कैन फूड की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, अब बात करते हैं साहब यूजफुल एक्टिविटी। और यूजफुल एक्टिविटी में अमोनिफिकेशन। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डेड एंड डिकिंग प्लांट्स और एनिमल्स में मिलने वाली प्रोटीन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, इसे बोलते हैं अमोनिफिकेशन। बेसिलस वल्गेरिस, बेसिलस माइकोटिस और बेसिलस रेमोसिस। अब बात करते हैं नाइट्रिफिकेशन। मैंने आपको बताया था अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्राइट अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है साहब? नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, आपको यह भी बताया था कि ऑल नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया आर एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉफ। याद करो, और कौन से ऑटोट्रॉफ बताए थे? ये कीमो ऑटोट्रॉफ। याद है, जब ये कन्वर्जन होता है तो ये कन्वर्जन समाज सेवा के लिए नहीं होता है। इस कन्वर्जन से निकलती एनर्जी, और इस एनर्जी का इस्तेमाल नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर फूड प्रिपरेशन में करते हैं। अब बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की। नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रिफिकेशन दो अलग अलग प्रोसेस है। अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। ठीक है, और ये कन्वर्जन ये दो तरीके से करते हैं, एक को बोलते हैं सिम्बायोटिक और दूसरे को बोलते हैं एसिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक के अंदर किसी के साथ रह करके ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। बेस्ट एग्जांपल है राइजोबियम। लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में मिलता है। देखो, रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट कौन कौन से लेग्यूम है? अल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पीवॉट, पी क्लोवर। ठीक, दूसरा एजो राइजोबियम स्टेम नोडुल्स ऑफ सिसबेरियम। एजोस्पाइरलम सुपरफिशियल सिम्बायोसिस शो करता है। सुपरफिशियल सिम्बायोसिस कभी भी जुड़ जाएगा, कभी भी हट जाएगा, इसको बोलते हैं सुपरफिशियल सिम्बायोसिस। ठीक है, बीट, मेज एंड राइस के अंदर। फ्रेंकिया बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। पहली बात, फ्रेंकिया फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है। एक्टिनोमाइसीटीज बोलो या फिलामेंटस बैक्टीरिया बोलो, बात एक ही। कहां मिलते हैं? रूट नोड्यूल में मिलते हैं, लेकिन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में, एलनस और केजुलाइन। एक साल तो एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन में एक ही हिंट था, फिलामेंटस। अगर ये नहीं दिया होता तो आंसर लगाना मुश्किल था। फिलामेंटस बैक्टीरिया तो वो था, फिलामेंटस बैक्टीरिया फ्रेंकिया, जो मिलता था किसके अंदर? कैजुलाइन के अंदर। अब बात करते हैं एसिम्बायोटिक, जो फ्री फॉर्म में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करके सॉइल के अंदर छोड़ते हैं। एग्जांपल ये सारे बच्चों याद करने, सब एग्जाम में पूछे गए, मैंने वही लिखे हैं, होते बहुत सारे हैं लेकिन मैं वो सिलेक्टेड ही आपके सामने रख रहा हूँ। क्लोस्ट्रिडियम, क्रोमेशियम, एजोडोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, बेजेरिका, रोडोस्पाइरलम, रोडोमाइक्रोबियम, रोडोसुडोमोनास। अब आप देखेंगे तो एजोस्पाइरलम हमने सिम्बायोटिक में भी पढ़ा था। देखो, ये एजोस्पाइरलम, और ये हम फ्री लिविंग में भी पढ़ रहे हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि एजोस्पाइरलम है, सिम्बायोटिक है, फ्री लिविंग, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन की नेचर को समझना। आपसे पूछा जाए कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन सा है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। पहला ऑप्शन आपको दिया जाए फ्री लिविंग, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन फ्री फॉर्म में करता है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया जाए फ्री लिविंग। तीसरा ऑप्शन भी आपको दिया जाए फ्री लिविंग, और चौथा ऑप्शन दिया जाए आपको एजोस्पाइरल। अगर देखो कोई और नहीं है तो ये आंसर है, अगर ऑप्शन में कोई और नहीं है तो ये आंसर है। ठीक, लेकिन अगर कोई और उन्होंने फ्री लिविंग दिया हो, सिम्बायोटिक दिया हो, सपोज करो जैसे ये सिम्बायोटिक है, यहाँ पर एक एग्जांपल उन्होंने सिम्बायोटिक दे दिया, तो फिर वो आंसर जाएगा, ये आंसर नहीं जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना, कोई और नहीं है तो ये आंसर है, कोई और है तो फिर ये आंसर है, ये अपोजिट साइड पर जाकर के बैठेगा। इसलिए इसको सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग दोनों में कंसीडर किया जाता है। ये नोट एनसीईआरटी का है, ध्यान रखना। एजोडोबैक्टर, बेजेरिका एरोबिक होते हैं, लेकिन रोडोस्पाइरलम जो होता है वो एनारोबिक होता है। राइजोबियम और फ्रेंकिया फ्री लिविंग होते हैं सॉइल के अंदर, लेकिन जब नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उस टाइम पर ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। ऐसा क्यों?
राइजोबियम और फ्रेंकिया फ्री फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन जब ये सिम्बायोटिक फॉर्म में जाएंगे तभी नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। ऐसा क्यों? राइजोबियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए निवजीन। निवजीन की फुल फॉर्म होती है नाइट्रोजिनेज इंड्यूसिंग फैक्टर। इससे नाइट्रोजिनेज एंजाइम का सीक्रेशन होता है। अब ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम कम काम करेगा जब इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम को डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आपको याद हो तो बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया और लेग्यूम प्लांट की एक्टिविटी से लेग हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। ये लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है? फ्री ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम करता है। हाँ या नहीं? ये फ्री ऑक्सीजन को बाइंड करता है। जैसे ये फ्री ऑक्सीजन को बाइंड करता है, नाइट्रोजनेज एंजाइम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करके छोड़ता है। तो सीधी सी बात है, जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा उसे नाइट्रोजनेज एंजाइम को ऑक्सीजन डेफिशिएंसी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है सबके पास अपना अपना तरीका है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन क्रिएट कराने का। जैसे राइजोबियम के पास लेग हीमोग्लोबिन है, नोस्ट्रोगेनाबिनम में हेटेरोसिस्टो का है, आज अभी पढ़ेंगे अपन उसके बारे में। ठीक। पॉइंट नंबर 4 इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें तो विनेगर फॉर्मेशन। इथेनॉल के ऊपर एक बैक्टीरिया छोड़ दो आप, एसिडोबैक्टर एसिटी, तो ये एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। फिर बता रहा हूं, फर्मेंटेशन, एकमात्र फर्मेंटेशन बैक्टीरिया एसिडोबैक्टर एसिटी जो कि फैकल्टेटिव एनारोब होता है। बाकी सारे फर्मेंटेशन बैक्टीरिया फैकल्टेटिव एरोब होते हैं। ये एकमात्र फर्मेंटेशन बैक्टीरिया है जो कि फैकल्टेटिव एनारोब होता है। ठीक है, इसको हम वाइन टर्न सौर के नाम से भी जानते हैं। आपको याद हो तो मैंने पहले ही बताया था। ठीक। शराब का खट्टा होना एक एरोबिक प्रोसेस है, दूध का खट्टा होना एक एनारोबिक प्रोसेस है। ठीक है। रेटिंग ऑफ फाइबर, पौधे में से रेशो को अलग करने के लिए काम लेते हैं क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया। फ्लेवरिंग एंड टी एंड टोबैको में बात करते हैं बैसिलस मेगाथेरियम, माइक्रोकोकस कॉन्डेंस। इसके अलावा पोल्यूशन इंडिकेटिंग बैक्टीरिया, यदि किसी वाटर रिजर्वायर में ई कोलाई की क्वांटिटी ज्यादा है तो ऐसा माना जाता है कि वो वाटर पोल्यूटेड है। कैसे? ई कोलाई ह्यूमन इंटेस्टाइन में मौजूद होता है और ह्यूमन के वेस्ट मटेरियल के साथ में बाहर निकलता रहता है। तो इसका मतलब जिस वाटर रिजर्वायर में ई कोलाई की क्वांटिटी ज्यादा है, ऐसा माना जाता है कि उस वाटर रिजर्वायर में भारी मात्रा में ह्यूमन का वेस्ट मटेरियल मिलाया जा रहा है। और जब ह्यूमन का वेस्ट मटेरियल भारी मात्रा में मिलाया जा रहा है तो इसका मतलब वो पानी पीने लायक नहीं। तो सीधी सी बात है, वाटर विल बी हाईली पोल्यूटेड। ठीक, क्योंकि उसमें ह्यूमन का वेस्ट मटेरियल काफी मात्रा में मिलाया जा रहा है। माइकोरिक एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ ऑल फिलामेंटस बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसीटीज। अब बात करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी ग्रुप के अंदर रखा गया था। फिर आया आरएच विटेकर। आरएच विटेकर ने बोला ये तो प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को करते हैं, इसलिए उसे उठाकर इसे मोनेरा के अंदर रखा गया। हमारे जैसे बड़े बच्चों को बात समझ में आई, लेकिन आप जैसे छोटे छोटे बच्चों को बात समझ नहीं आई कि एक एल्गी को उठा करके कैसे बैक्टीरिया के साथ रखा जा सकता है। उसके बारे में भी बात करते हैं आपसे। देखो, ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं और ये कहाँ मिलती है? फ्रेश वाटर में मोस्टली, लेकिन मेराइन और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी देखने को मिलते हैं। आज ब्लू ग्रीन एल्गी, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं इसे एल्गी किसने कहा। तो आपको बता दूं, ब्लू ग्रीन एल्गी को एल्गी कहा लिनियस ने। लिनियस ने एल्गी कैसे कहा? जिन ऑर्गेनिज्म ने इस अर्थ पर इनिशियली ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किया था उन सबको नाम दिया एल्गी। जिन ऑर्गेनिज्म ने इस अर्थ पर इनिशियली ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किया उन सबको नाम दिया एल्गी। और आपकी जानकारी बता दूं, फर्स्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इस व्याप पर लिनियस ने इसे एल्गी कहा। सही किया या गलत किया? प्लीज रिप्लाई। लिनियस ने फोटोसिंथेटिक एबिलिटी के व्याप पर इन्हें एल्गी माना। सही किया या गलत किया? प्लीज रिप्लाई। अरे लिखो, सो गए क्या? शाबाश, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अब आया था विटेकर, तो लिनियस ने सेल की बोला। अब आया था विटेकर। विटेकर ने प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को बेस बनाते हुए इसे किंगडम मोनेरा में रखा। बताओ, विटेकर ने सही किया या गलत किया? बिल्कुल। भले मेरे हिसाब से तो प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है और सीधी सी बात है, प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को शो करने की वजह से मैं इसे मोनेरा में रखता हूं। इसे मोनेरा रख दे। मैंने कहा ना, हमारे जैसे बड़े बच्चों को बात समझ में आई, लेकिन आप जैसे छोटे छोटे बच्चों को बात समझ में नहीं आई कि एक एल्गी को कैसे मोनेरा में रखा जा सकता है। एल्गी तो किंगडम प्लांटी का स्टार्टर है, प्लांटी तो स्टार्ट ही एल्गी से होता है, उसे मोनेरा में कैसे रखा जा सकता है? तकरीबन 8-9 साल तक ये व्यवस्था ऐसी गड़बड़ रही। फिर 1978 के अंदर ICNB, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, ने इसका नया नाम दिया
साइनोबैक्टीरिया, तब जाकर के कंफ्यूजन दूर हुआ, ये एक टाइप का बैक्टीरिया ही है और इसे बैक्टीरिया ग्रुप में ही रखा गया है। साइनो का मतलब होता है बच्चों ब्लू ग्रीन, और बैक्टीरिया का मतलब होता है प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करने वाला ऑर्गेनिज्म। तब जाके पता चला ये एक टाइप का बैक्टीरिया ही है और इसे बैक्टीरिया ग्रुप में ही रखा गया है। ठीक है, चलिए जी, अब मैं कुछ स्टेट तो ध्यान रखना, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया एक ही ऑर्गेनिज्म के तो अलग अलग नाम। 1969 के पहले जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते थे, उसके बाद उसको हमने साइनोबैक्टीरिया नाम देना शुरू किया। तो एक ही ऑर्गेनिज्म के दो अलग अलग नाम है, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। अब मैं कुछ स्टेटमेंट आपके सामने बोलने जा रहा हूं, आप ट्रू और फॉल्स रिप्लाई करना, मैं आपके कमेंट बॉक्स की तरफ देख रहा हूं। चलो बताओ, ब्लू ग्रीन एल्गी एक एल्गी है, ट्रू और फॉल्स? ब्लू ग्रीन एल्गी एक एल्गी है, ट्रू और फॉल्स? लिखो बच्चों प्लीज रिप्लाई। ब्लू ग्रीन एल्गी एक बैक्टीरिया है, ट्रू और फॉल्स? ब्लू ग्रीन एल्गी एक बैक्टीरिया है, ट्रू और फॉल्स? शाबाश, आगे लिखते हैं। चलिए जी, ब्लू ग्रीन एल्गी एक बैक्टीरिया है। चलो एक बार वापस रिपीट करता हूँ, ब्लू ग्रीन एल्गी एक बैक्टीरिया, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ब्लू ग्रीन एल्गी एक एल्गी है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। साइनोबैक्टीरिया एक एल्गी है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। एक मिनट, अरे आ गया बेटो, ऐसी बात नहीं, मैं तो देखने गया था, मैंने कि यार कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, अरे बहुत सारे रेस्पॉन्स आए भाई। चलो ये दोबारा पूछते हैं, मेरे को दिख नहीं रहे थे इसलिए मैं गया। चलिए जी, अब बताओ, शुरू से शुरू करते हैं। चलो बताओ, ब्लू ग्रीन एल्गी एक एल्गी है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ब्लू ग्रीन एल्गी एक बैक्टीरिया, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया एक एल्गी है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, है ना, वेरी गुड। साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया, ट्रू और फॉल्स? वेरी गुड। आपकी जानकारी बता दूं, ऑल फोर स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑल फोर स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखो बच्चों, बात को समझने की कोशिश करना, बात को समझने की कोशिश करना। ब्लू ग्रीन एल्गी एक एल्गी है, हाँ, क्योंकि उसने इनिशियली ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किया। गलत कहा है मुझे बताओ? ब्लू ग्रीन एल्गी एक बैक्टीरिया है, हाँ, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्राइटेरिया अलग अलग है, ध्यान देना, एक 2 किंगडम है, एक 5 किंगडम है। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, सबका क्राइटेरिया अलग अलग है। मैंने पहले ही बताया, कोई क्लासिफिकेशन सिलेक्टेड नहीं है, कोई क्लासिफिकेशन रिजेक्टेड नहीं है, सारे के सारे क्लासिफिकेशन एक इंडिविजुअल पर्सन की ओपिनियन है। हम उससे सहमत होते हैं तो बहुत बढ़िया, हम उससे सहमत नहीं होते तो और भी बढ़िया, सीधी सी बात है। तो ध्यान रखना, ब्लू ग्रीन एल्गी एक एल्गी है, हाँ, क्योंकि उसने इनिशियली ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किया। ब्लू ग्रीन एल्गी एक बैक्टीरिया है, हाँ, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑल फोर स्टेटमेंट आर करेक्ट। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत तो तब है जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया है, और आपको पहला ऑप्शन दिया जाए एल्गी और दूसरा ऑप्शन दिया जाए आपको बैक्टीरिया, और आपको इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो,
तो किसे चुनेंगे, प्लीज रिप्लाई। बैक्टीरिया बैक्टीरिया बैक्टीरिया, शाबाश। अब आप में से कोई भी एक रीजन लिखोगे आपने बैक्टीरिया को क्यों चुना। लिखो, रीजन लिखो, आपने बैक्टीरिया, सबने आंसर बैक्टीरिया लगाया, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे रीजन बताएं कि आपने बैक्टीरिया क्यों, अकॉर्डिंग टू RH टेकर, मोनेरा, ICNB, बिकॉज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो देखो, ये सबसे खतरनाक चीज है बच्चों, किसी बात का जवाब हमको सही पता होना लेकिन हम उसके बारे में सही बात नहीं जानते। चलिए अब मैं बताता हूँ, इस बात का RH टेकर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपको बता दूं, इस बात का RH टेकर से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमको दोनों में से किसी एक चुनना हो तो हम आंसर लगाएंगे बैक्टीरिया। क्यों चुन लगाएंगे, एक तरफ सेल है, दूसरी तरफ सेल का एक कैरेक्टर है, इन दोनों में से किसी एक को प्रायोरिटी देनी है तो किसे देंगे, सेल को देंगे या सेल के कैरेक्टर को देंगे, सेल को देंगे। देखो, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया एल्गी, वो सेल का एक कैरेक्टर है, फोटोसिंथेटिक एबिलिटी। दूसरी तरफ ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया एक तरफ पूरी सेल है, प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए प्रायोरिटी जाएगी बैक्टीरिया को, RH टेकर से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ऐसे मान के चलो, मैं भारत का नागरिक हूं, ट्रू और फॉल्स, बिल्कुल सही बात है। मैं एलन का एम्प्लॉई हूँ, यस बिल्कुल सही बात है। मैं भारत का नागरिक क्यों हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर जन्म लिया। मैं एलन का एम्प्लॉई हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन दोनों में से किसी एक को चुनना हो कि मैं भारत का नागरिक हूँ या एलन का एम्प्लॉई, दोनों में से किसी एक को प्रायोरिटी देंगे तो प्रायोरिटी किसे देंगे, इंडिया को। वेरी गुड, शाबाश। देश बहुत बड़ी चीज होता है साहब, इस देश के अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, देश बड़ी चीज है। इसी तरह से सेल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होती है, फोटोसिंथेटिक एबिलिटी सेल का एक कैरेक्टर होता है, शाबाश। चलिए जी आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, साइनोबैक्टीरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फोटोसिंथेसिस प्रोक्यूर्ड, सबसे पहले इन्होंने फोटोसिंथेटिक प्रोक्यूर्ड किया, और ऐसा मानते हैं कि इस अर्थ पर ऑक्सीजन लाने का क्रेडिट भी साइनोबैक्टीरिया को दिया जाता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफिल ए, कैरोटेनॉइड, सी का मतलब फाइको साइनोबैक्टीरिया या साइनोफाइसी, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन। आप बता दूं, क्लोरोफिल ए जो होता है, इट इज सिमिलर टू हायर ग्रीन प्लांट, हायर ग्रीन प्लांट के जैसा होता है, ठीक है। अब बच्चे बोलते हैं सर आपने तो बताया था ब्लू ग्रीन एल्गी ब्लू ग्रीन कलर की होती है, यहाँ तो बहुत सारे कलर है। तो आपको बता दूं, यहाँ पर क्लोरोफिल ए और सी फाइकोसाइनिन का कंटेंट ज्यादा होता है, जिससे इनकी अप्रोच ब्लू ग्रीन कलर की आती है। बिल्कुल, ये नाम याद करने जरूरी है। अब इसका मतलब ही नहीं साइनोबैक्टीरिया सारी की सारी ब्लू ग्रीन एल्गी की होती है, कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसी भी होती है जो रेड कलर की होती है, जैसे ट्राइकोडेस्मियम रेड कलर का होता है, ठीक है। तो रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू दिस एल्गा। ध्यान रखना, ट्राइकोडेस्मियम में फाइकोरिथिन का कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए इसकी अपीयरेंस कैसी आती है, रेड कलर की। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले जब क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन था रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू, पहली बार जब क्वेश्चन पूछा गया तो इसके ऑप्शन थे इकोलाई, साल्मोनेला टाइफी, ट्राइकोडेस्मियम और सुडोमोनास पोटेटा। आंसर जाएगा ट्राइकोडेस्मियम। फिर इस क्वेश्चन का थोड़ा अपडेट वर्जन आया जिसमें साइकोलॉजिकल पंच ऐड किया गया। अब क्वेश्चन था रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू, पहला ऑप्शन रेड एल्गी, दूसरा ऑप्शन ग्रीन एल्गी, तीसरा ऑप्शन था ब्राउन एल्गी, ठीक है, और चौथा ऑप्शन था ब्लू ग्रीन एल्गी। आंसर क्या जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। शाबाश। ध्यान देने वाली बात है, रेड कलर ऑफ रेड सी कभी भी रेड एल्गी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रेड कलर ऑफ रेड सी कभी भी रेड एल्गी, ये जब मैं आपको रेड एल्गी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि रेड कलर ऑफ रेड सी कभी भी रेड एल्गी नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें आंसर जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी। एग्जामिनर थोड़ा सा भी होशोर हुआ तो आपके साइकोलॉजी से खेलना शुरू करता है। देखो, एक ऑप्शन देगा रेड एल्गी, दूसरा ग्रीन एल्गी, तीसरा ब्राउन एल्गी, और यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी की जगह दे दिया साइनोबैक्टीरिया। अब देखो, बच्चा एग्जामिनेशन में बैठ करके सोचता है, एक मुट्ठी मिट्टी में एक सैकड़ों बैक्टीरिया होते हैं, पानी की एक बूंद में 1 लाख के आसपास बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है। तो बताओ, सी के अंदर इतना सारा पानी होता है तो बैक्टीरिया कितने सारे होते हैं, तो उसमें अक्ल नहीं लगाना, बस ये ध्यान रखना, रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया से ब्लू ग्रीन एल्गी पर पहुंचना आसान है, ब्लू ग्रीन एल्गी से साइनोबैक्टीरिया पर पहुंचना मुश्किल है, साइकोलॉजिकल पंच है। चलो सब मन में बोल के देखो, बैक्टीरिया, कोई इमेज आई, कोई इमेज नहीं आई, ठीक है, फील ही नहीं आया कोई। अब सब अपने मन में बोल के देखो एल्गी,
अभी भी कोई फील नहीं आया, लेकिन मन की कोई दीवार आपको हरी लाल पुती हुई नजर आई होगी। फीलिंग सुन के अच्छा था एल्गी, हाँ मैंने इसे देखा, हालांकि हमने आज तक एल्गी भी नहीं देखी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर इस क्वेश्चन को सही करना है तो याद करो, रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू साइनोमेट्रिया। अमित ने लिखा गोनियोलक्स, तो आपको बता दूं गोनियोलक्स कभी भी रेड सी में नहीं मिलता, तो अलग अलग टाइप के सी है। यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी मिलेगी, वहां पर गोनियोलक्स नहीं मिलते, जब गोनियोलक्स मिलते हैं ब्लू ग्रीन, लेमन नॉर्मल आता है रेड सी, तो ट्राइकोडेस्मियम। और नॉर्मल सी के अंदर रेड कलर वो होता है ट्राइकोडेस्मियम गोनियोलक्स की वजह से। ठीक है, वो रेड टाइड है। चलिए, डिफरेंट फॉर्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करूं, जिनमें सबसे पहला यूनिसेलुलर फॉर्म। यूनिसेलुलर फॉर्म का बेस्ट एग्जांपल स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना को हम सिंगल सेल प्रोटीन के नाम से जानते हैं, एससीपी। दुनिया की सबसे ज्यादा प्रोटीन अगर किसी सेल में है तो वो स्पाइरुलिना। कॉलोनियल फॉर्म की बात करें तो एनाबिना और माइक्रोसिस्टर। देखो जिल्यूटिनस मीडियम होता है जिसमें ये एनाबिना है, ठीक है, और ये माइक्रोसिस्टस है। होस्टर के वाटर कूलर में एल्गी देखी है सर हमने, बिल्कुल देखी है, वो एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, उसको अभी अपन पढ़ेंगे, वाटर ब्लूम जिसको हम बोलते हैं। आइए, फिलामेंट की बात करें तो फिलामेंटस में ऑसिलेटोरिया है साहब, ठीक, वो ऑसिलेटोरिया ट्राइकोट जो फिलामेंट होता है, इस फिलामेंट को हम ट्राइकोम के नाम से जानते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें, आइए, ब्लू ग्रीन एल्गी में सबसे बाहर की तरफ होती है म्यूसिलेजिनस शीट। इस म्यूसिलेजिनस शीट का क्या काम होता है? इस म्यूसिलेजिनस शीट का काम होता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर। ये इन्हें पानी में सड़ने गलने से बचाती है। देखो बच्चों, जितनी भी एक्वेटिक लाइफ होती है, जितनी भी एक्वेटिक लाइफ होती है, सारी की सारी एक्वेटिक लाइफ के पास कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो उन्हें पानी में सड़ने गलने से बचाता है। कोई क्यूटिकल रखता है, कोई थिक वॉल रखता है, कोई वैक्स रखता है, कोई मेम्ब्रेन रखता है। ये अपने चारों तरफ म्यूसिलेजिनस शीट रखते हैं जो इन्हें पानी में सड़ने गलने से बचाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक, उसके बाहर होती है सेल वॉल। सेल वॉल में आउटर लेयर होती है जो कि लाइपोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है, इनर लेयर होती है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। अब अगर इनकी सेल वॉल बाई लेयर्ड है तो मैं कहूं ब्लू ग्रीन एल्गी ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है? प्लीज रिप्लाई। ग्राम नेगेटिव होती है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि मैंने यही बताया था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल सिंगल लेयर्ड होती है जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ग्राम नेगेटिव के अंदर जो सेल वॉल होती है वो बाई लेयर्ड होती है। कैसी होती है? बाई लेयर्ड, आउटर लेयर लाइपोपॉलीसेकेराइड की, इनर लेयर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन एज यूजुअल जैसी सब में होती है वैसी इनमें होती है, लाइपोप्रोटीन लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। इसके अलावा इनके अंदर न्यूक्लियोइड है जो अपने पर एक कोइल्ड होकर के एक फॉल्स क्रोमोसोमल रीजन बना रहा है। राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम का काम एज यूजुअल आप जानते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, इसके अलावा इनमें थाइलेकोइड होते हैं, इन्हें क्रोमेटोफोर बोलते हैं। क्रोमेटो मतलब कलर, फोर का मतलब बियर करना। एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लगे हुए होते हैं। देखो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पर जैसी लाइट गिरती है क्या होगा? फोटोसिंथेसिस, क्या बनेगा? फूड। जितना खा सकते हो उतना खाएंगे, बाकी का क्या करेंगे? स्टोर करेंगे, किस फॉर्म में? अल्फा ग्रेन्यूल्स, या हम इसे साइनोफाइशियन स्टार्च के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए, इसके अलावा इनके अंदर गैस वैक्यूल होती है। ध्यान रखना, थाइलेकोइड और गैस वैक्यूल दोनों मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। एक्सेप्शनली इनके अंदर मौजूद होती है, लेकिन इनके अंदर होनी नहीं चाहिए। आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल नॉर्मली नहीं होते, लेकिन एक्सेप्शनली इनके चारों तरफ म्यूसिलेजिनस इसके चारों तरफ गैस वैक्यूल और थाइलेकोइड मौजूद होती है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। फिर बोल रहा हूँ, प्रोकैरियोट के अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल नॉर्मली मौजूद नहीं होता है। एक्सेप्शनली दो मेम्ब्रेनस चीजें साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी में होती है, ये दोनों का नाम है गैस वैक्यूल और थाइलेकोइड। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इंक्लूजन बॉडीज में एक तो अल्फा ग्रेन्यूल है, दूसरा गैस वैक्यूल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, गैस वैक्यूल एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, लेकिन खास बात, इनके चारों तरफ ट्रू मेम्ब्रेन नहीं होती है। ट्रू मेम्ब्रेन का मतलब होता है लाइपोप्रोटीन लिपिड प्लस प्रोटीन की बना होना। ठीक है, यहाँ पर जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये सिर्फ प्रोटीन की बनी होती है, ओनली प्रोटीन की बनी होती है। इट इज नॉट ट्रू मेम्ब्रेन, ठीक है, ये प्रोटीन की बनी हुई होती है। इंक्लूजन बॉडीज नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, लेकिन मैंने बताया एक्सेप्शनली जो गैस वैक्यूल होती है ये मेम्ब्रेन्स होती है, लेकिन इसमें ट्रू मेम्ब्रेन नहीं होती, इनके अंदर सिर्फ प्रोटीन की बनी हुई मेम्ब्रेन होती है। ठीक, नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसी होती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करती है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने बताया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करना, इससे सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करती है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरीके से किया जाता है, सिम्बायोटिक फॉर्म में और फ्री लिविंग फॉर्म। सिम्बायोटिक फॉर्म में किसी के साथ, मेनी प्लांट्स के साथ मिलकर के नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं। बेस्ट एग्जांपल है नोस्टॉक एनाबिना।
कॉलरेट रूट ऑफ साइकस के अंदर मिलता है। ये देखो साइकस की कॉलरेट रूट कुछ इस तरह से होती है, ये देखो ये साइकस की कॉलरेट रूट्स होती है, ठीक है। इसके अंदर नोस्टॉक एनाबिना सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है, ये है बीजीए इसके अंदर, ठीक है। किस रीजन में मिलती है ये भी ध्यान रखना, कॉर्टेक्स रीजन के अंदर देखने को मिलती है, ठीक। ये फ्री फॉर्म में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एनाबिना, नोस्टॉक, ओलोसिरा, ऑसिलेटोरिया, ठीक है। चलिए अब सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में ही आता है, सर आपने सिम्बायोटिक में भी नोस्टॉक एनाबिना लिखा है और आप फ्री लिविंग में भी नोस्टॉक एनाबिना लिखा है, एग्जाम में पूछा जाएगा नोस्टॉक एनाबिना सिम्बायोटिक है फ्री लिविंग, प्लीज रिप्लाई। म्यूसिलेजिनस शीट का क्या नाम, क्या काम है, बताया ना बेटा, प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर, उन्हें पानी में सड़ने करने से बचाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। बहुत सिम्बायोटिक। सर मेटेरियल पढ़ो या एनसीईआरटी, बेटा अलग अलग थोड़ी है, एक गीता एक महाभारत है और कोई फर्क नहीं है। देखो जवाब ही गलत दे रहे हो बच्चों, सुनो ध्यान से सुनना बात को, यहाँ पर नोस्टॉक एनाबिना दोनों लिखा है, ये फ्री लिविंग है सिम्बायोटिक है, ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आएगा, ध्यान देना। नोस्टॉक एनाबिना इज नेम ऑफ जीनस, इस जीनस की जो स्पीशीज सिम्बायोटिक होगी वो परमानेंट सिम्बायोटिक होगी और जो फ्री लिविंग होगी वो परमानेंट फ्री लिविंग होगी, तो ध्यान रखना नोस्टॉक एनाबिना इज नेम ऑफ जीनस। जैसे नोस्टॉक एनाबिना की एक स्पीशीज होती है एनाबिना एजोली, वो हमेशा एजोला के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में मिलेगी। एक होती है एनाबिना फ्लॉसेक, ये हमेशा फ्री फॉर्म में मिलेगी, तो जो फ्री फॉर्म में मिलेगी वो फ्री फॉर्म में मिलेगी और जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन मिलेगी वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ही मिलेगी, ठीक है। चलिए अब है एनाबिना, एनाबिना एजोला की लीफ में मिलता है, ये देखो कुछ एजोला की लीफ है, ध्यान देने वाली बात है साहब, एजोला की लीफ में सिर्फ एनाबिना मिलता है, ये ध्यान रखना, एजोला की लीफ में सिर्फ एनाबिना मिलता है, इसकी लीफ में कभी भी नोस्टॉक नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम में आगे चला के पूछते हैं कि एजोला की लीफ में मिलता है नोस्टॉक एनाबिना बोथ, तो बच्चा आंसर लगाता है बोथ, जबकि बोथ नहीं जाएगा, आंसर सिर्फ जाएगा एनाबिना। ऐसा बोलते हैं यदि एजोला को पेडी फील्ड में ग्रो किया जाए तो एजोला पेडी फील्ड का प्रोडक्शन अप टू 50% तक इंक्रीज कर देता है, क्यों, क्योंकि एजोला की लीफ के अंदर एनाबिना होती है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करके सॉइल में छोड़ देता है, और जब ये सॉइल में छोड़ देगा तो पेडी से वहां से लेगा और अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा। इसी तरह से ओलोसेरा को भी अगर पेडी फील्ड में छोड़ दे तो ये भी राइस का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। इसी तरह से ओसिलेटोरिया भी, ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया, पेडी फील्ड में नाइट्रोजन फिक्सेशन। नोस्टॉक के अंदर स्पेशल टाइप की एक सेल होती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसका नाम है हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट एक थिक वॉल नॉन ग्रीन नॉन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होती है, नॉन फोटोसिंथेटिक होती है, थिक वॉल नॉन ग्रीन नॉन फोटोसिंथेटिक होती है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ये देखो आप, ये हेट्रोसिस्ट आपको दिखा, वही थिक वॉल होने के पीछे रीजन मैंने बताया था, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए क्या चाहिए, निवजीन। निवजीन क्या करती है, नाइट्रोजिनेस एंजाइम का फॉर्मेशन करती है, और ये नाइट्रोजनेस एंजाइम कब काम करेगा, जब इसे डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन मिलेगी, और डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन कहां मिलेगी, सीधी सी बात है हेट्रोसिस में, क्योंकि थिक वॉल स्ट्रक्चर है। सर ऑल नाइट्रोजन साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स नहीं, मोस्ट ऑफ साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, सारे करेंगे कोई जरूरी नहीं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन आप जानते हैं। फ्रेगमेंटेशन की बात करूं तो देखो ये ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं, ऑसिलेटर के फिलामेंट में कुछ सेल्स डेड हो जाती है, ये सेल के डेड होने की वजह से फिलामेंट फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, इन फ्रेगमेंट को बोलते हैं हार्मोनिया। अब इमेजिन कर करके देखो, जैसे ही सेल डेड हुई एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो गई, अब एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो गई तो क्या होगा, हार्मोनिया मर जाएगा, नहीं, हार्मोनिया के चारों तरफ थिक वॉल डेवलप हो जाती है और इस थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं हार्मोसिस्ट। तो हार्मोगोनिया और हार्मोसिस्ट में बेसिक डिफरेंस यही है, थिन वॉल्ड फ्रेगमेंट, और हार्मोसिस्ट थिक वॉल्ड फ्रेगमेंट, बस इतना सा फर्क है इन दोनों में, और कोई फर्क नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते बहुत सारे तरीके से, हम सिर्फ एक नाम बता रहे हैं, एकाइनेटिव नोस्टॉक, ये एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, ध्यान रखना। वाटर ब्लूम क्या होता है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रेनुल इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज कॉल्ड वाटर ब्लूम। ब्लूम का मतलब होता है एक्सेस अमाउंट में ग्रो करना, ठीक है। सर फाइनल रिवीजन फेवरेबल कंडीशन होता है, हाँ देखो ये वाटर बॉडी है, अब बीजीए एक्सेस अमाउंट में ग्रो कर जाती है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ब्लू ग्रीन एल्गी इस पे ग्रो कर जाती है, देखो आप ये है ब्लू ग्रीन एल्गी। अब क्या सारी बीजी अच्छी नहीं होती है, कुछ बीजे खराब भी होती है, ये बीजी है,
ये बीजीए क्या करती है, टॉक्सिक सब्सटेंस का सिक्रेशन करती है। इस टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से जो एक्वेटिक लाइफ होती है, उस एक्वेटिक लाइफ की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये देखो, इसने खाया और इसकी वजह से इसकी डेथ हो जाती है और ये बेसमेंट पर आ जाती है। फिर इनके ऊपर होता है बैक्टीरियल एक्शन और वाटर क्या हो जाता है, पोल्यूट। तो एक्सेस अमाउंट में ग्रो कर करके जिस चीज की वजह से इनकी डेथ हो रही है उसको बोलते हैं डेथ फैक्टर। तो सारी बीजें अच्छी नहीं होती, कुछ बीजें खराब भी होती है जो डेथ फैक्टर का कारण बनती है। इनकी ये टॉक्सिक सब्सटेंस सीक्रेट करती है जिससे एक्वेटिक लाइफ की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा। छोटी सी चीज है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहती है साहब, ठीक है। माइकोप्लाज्मा यूनिसेलुलर होते हैं, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इससे छोटी सेल आज तक रिपोर्टेड नहीं है, ठीक है। खास बात, इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। जब सेल वॉल एब्सेंट होती है तो सीधी सी बात है, प्रोडक्शन की पूरी जिम्मेदारी सेल मेम्ब्रेन पर आ गई। इनकी सेल मेम्ब्रेन ट्राई लेयर्ड होती है और लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इनमें डीएनए आरएनए दोनों मौजूद होते हैं। डीएनए डबल सर्कुलर मेनली, इसका मतलब सम स्पीशीज हैव लीनियर डीएनए, कुछ में लीनियर डीएनए भी देखने को मिलता है। आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल एब्सेंट है तो इनकी कोई डेफिनेट शेप साइज स्ट्रक्चर नहीं होती, इसलिए इन्हें प्यार से ये प्लियोमॉर्फिक नेचर शो करते हैं। प्लियोमॉर्फिक मतलब जिसकी कोई डेफिनेट शेप साइज स्ट्रक्चर नहीं। एक होता है पॉलीमॉर्फिक, जिसकी एक से ज्यादा डेफिनेट शेप होती है। आपने सुना होगा पॉलीपर मेडुसा, वो पॉलीमॉर्फिक का एग्जांपल है। ये प्लियोमॉर्फिक में इनकी कोई डेफिनेट शेप साइज स्ट्रक्चर नहीं होती, इसलिए इन्हें जोकर ऑफ प्लांट किंगडम या जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जोकर ऑफ सेल बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन बाय ऑस्मोसिस, ठीक। खास बात, माइकोप्लाज्मा से होने वाली बीमारियों को ठीक करने के लिए कभी भी उन एंटीबायोटिक को काम में नहीं लिया जाता जो एंटीबायोटिक सेल वॉल पर अटैक करती है, जैसे पेनिसिलिन। क्योंकि इनके पास सेल वॉल है ही नहीं, तो साइट ऑफ एक्शन है ही नहीं, तो दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, क्योंकि पेनिसिलिन सेल वॉल सिंथेसिस को रोकती है, ठीक। इनसे होने वाली बीमारियों को ठीक करने के लिए उन एंटीबायोटिक को काम में लिया जाता है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर अटैक करती है, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर अटैक करने वाले एंटीबायोटिक जैसे टेट्रा साइक्लिन, क्लोरोएम्फिनिकॉल वगैरह वगैरह काम में लेते हैं। मोस्ट ऑफ स्पीशीज माइकोप्लाज्मा आर फैकल्टेटिव एनारोब। फैकल्टेटिव एनारोब मतलब कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकते हैं। फैकल्टेटिव का मतलब ऑप्शन, एनारोब मतलब ऑप्शन है, नॉन ऑक्सीजनिक मीडियम में भी सर्वाइव रह सकते हैं। स्पीशीज ऑफ माइकोप्लाज्मा सेप्रोट्रॉप डेडोनी मैटर से या फैकल्टेटिव पैरासाइट, रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन से होता है। डिजीज की बात करें तो लिटिल लिप ऑफ ब्रिंजल, बंची टॉप ऑफ पपाया। एक बात और बता दूं, एक डिजीज और होती है जिसका नाम है बंची टॉप ऑफ बनाना। ध्यान रखना, बंची टॉप ऑफ बनाना जो डिजीज होती है वो वायरस से होती है, ठीक है। और जबकि बंची टॉप ऑफ पपाया जो होती है वो माइकोप्लाज्मा से होती है। विचेस ब्रूम ऑफ लेग्यूम, एस्टरेलोइन सनफ्लावर। अब बात करते हैं आर्किबैक्टीरिया की। इसे ग्रुप ऑफ एंशिएंट बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी एक आग का गोला थी, धीरे धीरे करके ठंडी हो रही थी। हाई टेम्परेचर, पीएच, रेडिएशन, केमिकल वो सब था जो किसी भी ऑर्गन को यहाँ पर सर्वाइव नहीं करने दे रहा था। उस टाइम सर्टेन प्रिमिटिव कैरेक्टर के साथ, उस टाइम पर सर्टेन प्रिमिटिव कैरेक्टर के साथ में इस अर्थ पर अगर किसी ने जीवन की कमान संभाली तो वो थे आर्किबैक्टीरिया। और आर्किबैक्टीरिया ने जीवन को सुचारू रूप से शुरू किया। तो ऐसा मानते हैं साहब, इस अर्थ पर सबसे पहले अगर जीवन की शुरुआत किसी ने करी तो वो थे आर्किबैक्टीरिया, इसीलिए इन्हें ग्रुप ऑफ एंशिएंट बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। खास बात, जब ये अर्थ पर आए थे, तो सीधी सी बात थी, अर्थ का एनवायरनमेंट हाईली एक्सट्रीम सिचुएशन से गुजर रहा था। लेकिन आज अर्थ का एनवायरनमेंट उस जमाने के एनवायरनमेंट से 10 टाइम्स मोर बेटर है, 10 गुना ज्यादा अच्छा है। लेकिन खास बात यह है, आज भी ये उन्हीं प्रिमिटिव कैरेक्टर के साथ में अर्थ पर मौजूद है जिन प्रिमिटिव कैरेक्टर के साथ में अर्थ पर आए थे और जिंदा है, ठीक है। इसलिए इन्हें प्यार से ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल के नाम से जानते हैं। फॉसिल वो होते हैं जो हजारों साल पुराने कैरेक्टर की स्टडी कराते हैं, जो लिविंग फॉर्म में कराते हैं उसे बोलते हैं लिविंग फॉसिल। और ये सबसे पुराने, इनसे पुराने आज तक कोई दूसरे रिपोर्टेड नहीं है, इसलिए ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल के नाम से जानते हैं। ये मोस्टली ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं, क्योंकि जब ये अर्थ पर आए थे तब एनवायरमेंट ऑक्सीजनिक नहीं था, इसलिए ऑब्लिगेट एनारोब होता है। कुछ स्पेशीज इनकी फैकल्टेटिव हुई बाद में जब ऑक्सीजन इवॉल्व हुई, इसलिए मोस्टली वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 आपको बता दूं, एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया बच्चों,
थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस, मिथेनोमाइक्रोबियम, कुछ ऐसे आर्किबैक्टीरिया होते हैं जिनमें यूकेरियोट्स की जैसी कोर स्टोन प्रोटीन होती है। यूकेरियोट्स के जैसी कोर स्टोन प्रोटीन होती है, वो नहीं होती जो यूकेरियोट के अंदर होती है, उसके जैसी कोर स्टोन प्रोटीन मौजूद हो, होमोलोगस। ये एआईपीएमटी 2008 में पूछा गया था। खास बात, दुनिया की नंबर 1 कॉम्प्लेक्स सेल वॉल अगर किसी के पास में है तो वो है आर्किबैक्टीरिया। इनकी सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी होती है, इनकी सेल वॉल बनी होती है कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड। हाईली अनफेवरेबल कंडीशन को फेस करना था तो दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स सेल वॉल अगर किसी के पास में है तो वो है आर्किबैक्टीरिया। सेकंड पोजीशन पर आती है पेप्टिडोग्लाइकन, जो कि यूबैक्टीरिया। एहतियातन इन्होंने अपनी सेल मेम्ब्रेन को भी मॉडिफाई किया। इनकी सेल मेम्ब्रेन एज यूजुअल बनी तो लाइपोप्रोटीन की होती है, लेकिन सबके अंदर लाइपोप्रोटीन की एक सिंगल स्ट्रेट चेन होती है, इनके अंदर ब्रांच लिपिड चेन मौजूद होती है। तो ध्यान रखना, हाईली कॉम्प्लेक्स। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्किबैक्टीरिया हाईली अनफेवरेबल कंडीशन को सर्वाइव कर पाते हैं। आर्किबैक्टीरिया कैन सर्वाइव हार्श हैबिटेट। और पहला ऑप्शन आपको दिया जाए सेल वॉल और दूसरा ऑप्शन दिया जाए आपको सेल मेम्ब्रेन, और बोथ का ऑप्शन नहीं हो तो इन दोनों में से अगर आपको प्रायोरिटी देनी हो तो पहले हम सेल वॉल को देंगे, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। हमेशा ध्यान रखना, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर हमेशा बाहर से अंदर की तरफ देखी जाती है, ना कि अंदर से बाहर की तरफ। तो इन दोनों में से किसी एक को प्रायोरिटी देनी होगी तो किसको देंगे? पहली प्रायोरिटी सेल वॉल और दूसरी प्रायोरिटी सेल मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं साहब, आर्किबैक्टीरिया की 3 कैटेगरी है, जिनमें पहला है मेथनोजेंस, मेथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। सर, इन माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ व्हिच वन इज स्मॉलेस्ट? तो बेटा आपको बता दूं, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ का ही दूसरा नाम है। ठीक है, आप जबरदस्ती कंफ्यूज नहीं। ठीक, एनसीईआरटी में जो सबसे छोटा दे रखा है उसे हम मानेंगे, बाकी डिफरेंस आपको सेल बायोलॉजी के अंदर ये और अच्छे से क्लियर किया जाएगा। ठीक है, मेथनोजेंस मेथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो मेथेन का प्रोडक्शन करते हैं। वायरस क्या कीर्ति? वायरस सेल थोड़ी है, वायरस वायरस केमिकल कंपोजिशन वो पढ़ाऊंगा मैं आपको, जो बताऊंगा। कुछ आर्किबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मार्शी प्लेसेस पर मिलने वाली CO2 को CH4 में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं हम मेथनोजेंस मेथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। अपने जितने भी कैटल होते हैं ना, कैटल 4 पैर वाले चौपाई जिसको हम बोलते हैं, उनकी बॉडी के अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं होता, और जो चीज डाइजेस्ट नहीं होती वो ऐसे कैसे अनडाइजेस्टेड फॉर्म में बॉडी से बाहर आ जाती है, डंग। इस डंग के ऊपर आप आर्किबैक्टीरिया को छोड़ दो तो ये क्या करते हैं, ये सेलुलोज को तोड़कर मीथेन बाहर निकालते हैं। इसलिए इनका इस्तेमाल गोबर गैस प्लांट में किया जाता है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अपने जितने भी कैटल होते हैं ना, कैटल कैटल का जो स्टोमक होता है वो स्टोमक 4 पार्ट में डिवाइड होता है, इनमें से एक पार्ट का नाम होता है रूमेन। रूमेन में कोकस टाइप बैक्टीरिया मौजूद होता है, रूमेन में कोकस टाइप बैक्टीरिया मौजूद होता है, इसलिए उसका नाम पड़ा रोमेनोकोकस। ये रोमेनोकोकस क्या करता है साहब? सेलुलोज को डाइजेस्ट कर करके मीथेन का प्रोडक्शन करता है। ध्यान रखना, जो रोमेनोकोकस होता है ये एक सिम्बायोटिक का एग्जांपल है, सिम्बायोट है। ठीक है, हेलोफिल्स हाईली स्लाइन एरिया में एक्सट्रीमली सॉल्ट एरिया के अंदर ग्रो करने वाले बैक्टीरिया को बोलते हैं हम हेलोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल जो हाई टेम्परेचर लगभग 80 डिग्री टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहे और हाईली पीएच लो पीएच एसिडिक पीएच 2 पर है। ये सिचुएशन कहां मिलती है? जहां टेम्परेचर 80 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिले और पीएच लगभग 2 हो, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में देखने को मिलती है। बैरोफिलिक बैक्टीरिया एआईपीएमटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया, जो डीप सेडिमेंटेशन ऑफ सी पर मिलता है। देखो आप, वेरी डीप मैराइन सेडिमेंट्स में मिलते हैं, उसे बोलते हैं बैरोफिलिक बैक्टीरिया। बैरो का मतलब होता है प्रेशर। अब बात करते हैं साहब किंगडम प्रोटिस्टा की। ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। व्हिटेकर का दूसरा किंगडम है। ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। सबसे पहली बहस यहीं पर शुरू होती है साहब कि यूनिसेलुलर है कि एसेलुलर है। वो चीज यहीं पर क्लियर कर देता हूं। देखो ध्यान से सुनो, एक टर्म होती है नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर मतलब जिसमें सेल नहीं होती, इसका बेस्ट एग्जांपल है वायरस। एक टर्म होती है सेलुलर। सेलुलर मतलब जिसमें सेल होती है। अब ये सुनने से पता थोड़ी चल रहा है एक सेल है या बहुत सारी सेल है। तो सेलुलर की फर्दर कैटेगरी होती है, जब एक सेल का बना होता है तो उसे बोलते हैं यूनिसेलुलर, और जब बहुत सारी सेल का बना होता है तो उसे बोलते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, तीनों टर्म क्लियर है। नॉन सेलुलर मतलब जिसमें सेल नहीं होती, सेलुलर मतलब जिसमें सेल होती है। एक सेल है तो यूनिसेलुलर, बहुत सारी सेल है तो मल्टी सेलुलर। फिर ए सेलुलर क्या टर्म है? तो यूनिसेलुलर का ही नया नाम है ए सेलुलर। हर जगह ए का मतलब नहीं नहीं होता है, यूनिसेलुलर बोलो या ए सेलुलर बोलो, बात एक ही। जब एक सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करती है तो उसको हम बोलते हैं ए सेलुलर। तो यूनिसेलुलर ए सेलुलर एक ही बात है। तो प्रोटिस्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं या ए सेलुलर यूकैरियोट होते हैं, एक ही चीज है, ध्यान देना, इनमें कोई फर्क नहीं। आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
प्रोटिस्टा के अंदर हम 5 ग्रुप के बारे में बात करेंगे, डाइनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट के अंदर हम डाइटम्स और डेस्मिड्स के बारे में बात करेंगे, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ। इनमें से प्रोटोजोआ मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। प्रोटोजोआ मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट नहीं है। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट थे, हैं और रहेंगे, वो अलग बात है, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। ये आपको एनिमल टेक्सोनोमी में पढ़ाया जाए, इसलिए ध्यान रखना, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट नहीं, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट है। एग्जामिनेशन तक आपको ये बात ध्यान रखनी है, लेकिन ये आपको प्रोटोजोन्स एनिमल टेक्सोनोमी में पढ़ाया जाए। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, बाउंड्री लाइन ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। ऐसा क्यों? जब आर एच विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम कंपेयर करें, तो आप देखो मोनेरा के अंदर काफी सारे कैरेक्टर थे और सारे बैक्टीरिया रखे गए। फंजाई के भी काफी सारे कैरेक्टर है, इसमें सारी फंजाई रखी गई। प्लांटी के भी काफी सारे कैरेक्टर है, सारे प्लांट रखे गए। और एनिमलिया में भी काफी सारे कैरेक्टर और एनिमल रखे गए। लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा थोड़ा जल्दबाजी में बनाया, देखो सिंगल कैरेक्टर के बेसिस पर पूरा किंगडम डिजाइन कर दिया, क्या बोल करके, ऑल यूनिसेलुलर रिकॉर्ड्स आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। मेरा दावा है साहब, आने वाले समय में लोग बागों ने आर एच विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को काम में लेना बंद किया या कम किया, तो मेरा दावा मानना है कहीं ना कहीं काफी हद तक इसके लिए जिम्मेदार प्रोटिस्टा ही होगा। आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा, दुनिया जान के सारे ऐप प्रोटिस्टा के अंदर मौजूद है। हैप्लॉइड यहाँ पर, डिप्लॉइड यहाँ पर, प्रोड्यूसर यहाँ पर, डीकम्पोजर यहाँ पर, कंज्यूमर यहाँ पर, पानी में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले, हर तरह की वैरायटी आपको यहाँ पर मिलेगी। इन सब में सिर्फ एक ही कैरेक्टर कॉमन है, ऑल आर यूनिसेलुलर इक्वल। तो आने वाले समय में लोग अगर आर एच विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से दूर हुए, तो काफी हद तक जिम्मेदारी प्रोटिस्टा होगा। यही कारण है कि प्रोटिस्टा के लिए विटेकर के ऐसा बोलते हैं कि एक साइंटिस्ट के हिसाब से जो प्लांट है, विटेकर के हिसाब से प्रोटिस्ट है। एक साइंटिस्ट के हिसाब से जो एनिमल है, विटेकर के हिसाब से प्रोटिस्ट है। मान लो लीनियस के हिसाब से जो प्लांट है, विटेकर के हिसाब से प्रोटिस्ट है। लीनियस के हिसाब से जो एनिमल है, विटेकर के हिसाब से प्रोटिस्ट है। तो सिग्नल कैरेक्टर के बेसिस पर बना दिया है, जिसका नाम है प्रोटिस्टा। इसलिए बोलते हैं बाउंड्री लाइन ऑफ दिस किंगडम आर वेल नॉट वेल डिफाइंड। एक कैरेक्टर के बेसिस पर किंगडम बनाए, ऑल यूनिसेलुलर रिकॉर्ड्स आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। द प्रोटिस्ट फॉर्म द लिंक विद प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। तो आपको याद हो, तो मैंने विटेकर पढ़ाया तो बताया था, सबसे पहले आया मोनेरा, मोनेरा के बाद में आया प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा से प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया, तीनों इस अर्थ पर साइमल्टेनियसली है। तो आप देखो, इन तीनों के अंदर लिंक का काम कर रहा है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्ट आर प्राइमरली एक्वेटिक, पानी के अंदर मिलते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में सबसे पहले बाइनरी फिजन। बस एक ध्यान चीज जो आपको याद रखनी है वो ये, मोनेरा के बाइनरी फिजन में और प्रोटिस्टा के बाइनरी फिजन में एक बेसिक डिफरेंस होता है, प्रोसेस दोनों में सेम है। मोनेरा के बाइनरी फिजन में ए माइटोसिस होगा और प्रोटिस्टा के बाइनरी फिजन के अंदर माइटोसिस होगा, बस ये ध्यान रखना, बाकी सब प्रोसेस सेम। जब भी मोनेरा में बाइनरी फिजन होगा, ए माइटोसिस होगा, और जब भी प्रोटिस्टा में बाइनरी फिजन होगा, ए माइटोसिस होगा, 6 एक्सेप्शन को छोड़कर। मैंने पहले ही बताया आपको, ये 6 एक्सेप्शन कौन से हैं, ये मैं आपको समय आने पर बताऊंगा। बस ये ध्यान रखो, मोनेरा के बाइनरी फिजन में ए माइटोसिस होगा, प्रोटिस्टा के बाइनरी फिजन में माइटोसिस होगा। कोई यूकैरियोटिक सेल ऐसी नहीं है जिसमें ए माइटोसिस होता हो, 6 एक्सेप्शन को छोड़कर। समय आने पर मैं आपको इन 6 एक्सेप्शन के बारे में बताऊंगा। बाइनरी फिजन देखने को मिलता है डाइनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट, यूग्लिनोइड में, जबकि स्पोर फॉर्मेशन स्लाइम मोल्ड में होता है। देखो ये स्लाइम मोल्ड का वेजिटेटिव फॉर्म है, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठना शुरू होती है इस तरह से। ये देखो, यहाँ नीचे से बहुत सारे न्यूक्लियस चले जाते हैं, इन न्यूक्लियस के चारों तरफ वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद में स्पोर इंजन बस्ट हो जाती है, स्पोर बाहर निकलते हैं, इनके स्पोर के चारों तरफ ट्रू वॉल होती है। अमित ने पूछा डिफरेंस बिटवीन एमाइटोसिस एंड माइटोसिस। तो बच्चे सेल बायोलॉजी के लिए भी कुछ रखो, है कि नहीं? मेरा काम सिर्फ नाम लेना है। माइटोसिस, एमाइटोसिस और मियोसिस तीनों आपको सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। चले, अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल सीन इन किंगडम प्रोटिस्ट। इसके आगे एक लाइन लिख दूं, अकॉर्डिंग टू आर एच विटेकर। विटेकर के हिसाब से सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां देखने को मिल रहा है? प्रोटिस्टा के अंदर। देखो मोनेरा के अंदर मैंने आज ही बताया आपको ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? मैंने आपको बताया था, जब गेमेट का फॉर्मेशन हो, फ्यूजन हो और जाइगोट फॉर्मेशन हो, जो भी ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस से अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो विटेकर के हिसाब से सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां देखने को मिलता है हमको? यहाँ पर। टू हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज्ड एंड फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगेमी। अब सिनगेमी कितने टाइप की होती है, आओ देखने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर प्रोटिस्टा की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर प्रोटिस्टा की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। इस दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, उसमें 3 टाइप की सिनगेमी होती है। कौन कौन सी? एक को बोलते हैं आइसोगेमी। आइसो का मतलब सेम, गेमी का मतलब गेमेट। सेम गेमेट किसमें? दिखने में।
मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स के बीच में फ्यूजन। देखो आप दोनों गैमेट एक जैसे, अभी एक जैसे दिख रहे हैं तो हो सकता है जेनेटिकली सेम हो या जेनेटिकली डिफरेंट हो। अगर जेनेटिकली सेम है तो सिंपल आइसोगेमी, जेनेटिकली डिफरेंट है तो फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी। ठीक, एनाइसो का मतलब डिफरेंट, गेमी का मतलब गैमेट। डिफरेंट गैमेट किसमें? दिखने में। मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स के बीच में फ्यूजन। देखो एक बड़ा है एक छोटा है, इनके बीच में फ्यूजन हुआ तो इसे क्या बोलते हैं हम? एनाइसोगेमी। ऊगेमी की बात करें तो ध्यान रखना, एनाइसोगेमी, ऊगेमी इज ए एडवांस, ऊगेमी इज ए एडवांस फॉर्म ऑफ एनाइसोगेमी। यहाँ भी गैमेट मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं, लेकिन मेल गैमेट बड़ा और इमोटाइल होता है और मेल गैमेट छोटा और मोटाइल होता है। आप देखो, हम इस दुनिया के सबसे डेवलप ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारे अंदर क्या होती है? ह्यूमन की बात करूं तो बताना आप, स्पर्म छोटा और मोटाइल होता है, ओवा बड़ा और इमोटाइल होता है, और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस में, और ओवा का फॉर्मेशन होता है ओवरी में। तो टेस्टिस और ओवरी क्या हो गए? सेक्स ऑर्गन। तो सीधी सी बात है, हमारे अंदर किस टाइप की सिनगेमी है? ओगेमी। ठीक है, तो देखो, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स के बीच में फ्यूजन आइसोगेमी, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स के बीच में फ्यूजन एनाइसोगेमी। मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर हो और गैमेट का फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर हो, सेक्स ऑर्गन के अंदर हो, तो उसे हम बोलते हैं ओगेमी। ऐसे समझो, ये एक बॉडी है ए, इसमें गैमेट बन रहे हैं और सबके अंदर जेनेटिक मटेरियल पॉजिटिव है। सपोज करो इसमें टोटल 8 गैमेट बने, इन सब में जेनेटिक मटेरियल पॉजिटिव। ठीक, ये दूसरी बॉडी है बी, इसमें जेनेटिक मटेरियल नेगेटिव है। इसके अंदर जितने भी गैमेट बन रहे हैं सारे के सारे गैमेट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है और यहाँ जेनेटिक मटेरियल नेगेटिव। थोड़ी देर के लिए मान के चलो ए बॉडी में बनने वाले गैमेट और बी बॉडी में बनने वाले गैमेट दोनों के दोनों मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, तो ये 16 के 16 गैमेट, 16 के 16 गैमेट मॉर्फोलॉजिकली सेम। अब क्या होगा? बॉडी बस्ट हो जाएगी, गैमेट कहाँ जाएंगे? बाहर। अब सपोज करो अगर ये दोनों गैमेट फ्यूज होते हैं तो इसे बोलते हैं आइसोगेमी। सुनते जाना, बिकॉज फ्यूजिंग गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। ये दोनों फ्यूज होंगे तो इसे क्या बोलेंगे? आइसोगेमी। क्यों? बिकॉज फ्यूजिंग गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। अगर ये दोनों फ्यूज होंगे तो इसे क्या कहेंगे? आइसोगेमी, बिकॉज फ्यूजिंग गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। अब हमको कैसे पता चलेगा साहब कि इस आइसोगेमी की बात कर रही है, इस आइसोगेमी के बारे में बात कर रही है? इसके लिए साइंटिस्टों ने एक टर्म बनाई। देखो, आइसोगेमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। आइसोगेमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। ये देखो, गैमेट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। अब दो बातें हो सकती है, या तो उनका जेनेटिक मटेरियल सेम होगा या उनका जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट होगा। ठीक, अब पता कैसे चलेगा? तो जीन से ऑपरेट होते हैं फंक्शन। अगर किन्हीं भी दो गैमेट के फंक्शन सेम है तो उनका जेनेटिक मटेरियल सेम है। तो मैंने लिखा फिजियोलॉजिकली सिमिलर, इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल सेम है, और मैंने यहां पर लिखा फिजियोलॉजिकल डिसिमिलर, इसका मतलब इनका जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट है। अब देखो, अगर ये सिचुएशन है गैमेट आर मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली सिमिलर, तो इसे हम बोलेंगे आइसोगेमी, बिकॉज फ्यूजिंग गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सेम। ठीक, लेकिन अगर ये सिचुएशन है गैमेट मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर है लेकिन फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर है, इसको हम लिखते हैं फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी। देखो, फिजियोलॉजिकल का मतलब फंक्शन, एनएसओ का मतलब डिफरेंट, गैमेट का मतलब गैमेट, फंक्शनली डिफरेंट गैमेट, फंक्शनली डिफरेंट गैमेट। तो मैं कह सकता हूं फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी इज अ पार्ट ऑफ आइसोगेमी बिकॉज फ्यूजिंग गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। तो ध्यान रखना, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी इज अ पार्ट ऑफ आइसोगेमी बिकॉज फ्यूजिंग गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। ठीक है, एनाइसोगेमी एंड ऊगेमी बोथ मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, देन डिफरेंस बताया ना। एनाइसोगेमी में दोनों गैमेट मोटाइल हो सकते हैं, लेकिन ऊगेमी में कंफर्म है फीमेल गैमेट हमेशा इमोटाइल होगा और मेल गैमेट मोटाइल होगा। दूसरी बात, एनाइसोगेमी में पूरी बॉडी डिवाइड होकर गैमेट बनाती है, जबकि ऊगेमी के अंदर बॉडी में एक पार्ट होता है जो गैमेट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मैंने बताया, टेस्टिस और ओवरीज हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर है गैमेट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है अख्तर, अब पढ़ते हैं लाइफ साइकिल।
टोटल 4 टाइप के लाइफ साइकिल मैं आपको पढ़ाऊंगा, हैप्लोटिक, डिप्लोटिक, हैप्लोडिप्लोटिक, डिप्लोटिक। 4 में से 2 टाइप के लाइफ साइकिल मैं भी आपके सामने रख रहा हूँ। इनमें सबसे पहला लाइफ साइकिल है साहब आपके सामने हैप्लोटिक। ठीक, सपोज करो आपका एडल्ट एन है, सपोज करो आपका एडल्ट एन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए गैमेट बनाने जरूरी है। गैमेट्स आर ऑलवेज एंड ऑलवेज हैप्लोइड इन नेचर। एन से एन बनाना हो तो क्या कराया साहब, माइटोसिस। क्या बन गई, गैमेट। गैमेट का होगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से बनेगा जाइगोट। एडल्ट एन है, जाइगोट 2n है, तो क्रोमोसोम नंबर हाफ करेंगे, इसके लिए क्या कराएंगे, जाइगोटिक मियोसिस। जब जाइगोट में मियोसिस होता है तो इसे बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। और हम पहुंच गए एडल्ट पर। एडल्ट से चलकर वापस एडल्ट पर पहुंचे। अगर 100 डेज का लाइफ साइकिल माने तो 100 डेज में सब 99 डेज थे एन में और एक दिन थे 2n में। तो 99 डेज के रेस्पेक्ट में एक दिन नेग्लिजिबल हुआ, हाँ या नहीं। तो लाइफ का मैक्सिमम टाइम हैप्लोइड फेज में निकाला, इसलिए लाइफ साइकिल का टाइप क्या होगा, हैप्लोटिक। क्लियर है। फिर भी एक लाइन याद कर लेना, कोई दिक्कत हो तो। इन प्रोटेस्ट अगर एडल्ट आपका एन है तो 101% उसके अंदर जाइगोटिक मियोसिस होगा। और जब भी किसी लाइफ साइकिल में जाइगोटिक मियोसिस होगा, लाइफ साइकिल का टाइप हैप्लोटिक होगा। कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं, बट इट शुड बी प्रोटेस्ट। अगर वो प्रोटेस्ट है और एन है तो 100% उसके अंदर जाइगोटिक मियोसिस होगा। और जब भी उसके अंदर जाइगोटिक मियोसिस होगा, लाइफ साइकिल का टाइप हैप्लोटिक होगा। कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन। ठीक। कंडीशन नंबर 2, डिप्लोटिक लाइफ साइकिल। सपोज करो आपका एडल्ट 2n है, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए गैमेट बनाने जरूरी है। गैमेट्स आर ऑलवेज एंड ऑलवेज हैप्लोइड इन नेचर, हाँ या नहीं। तो 2n से n करना हो तो क्या होगा इसमें, मियोसिस। इसे बोलते हैं गैमेटिक मियोसिस। एक बात और क्लियर कर दूं, गैमेटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस बोथ आर सेम। गैमेटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस बोथ आर सेम। मियोसिस मियोसिस होता है ऑलवेज एंड ऑलवेज अकर इन डिप्लॉइड सेल एंड प्रोड्यूस फोर हैप्लोइड सेल। मियोसिस मियोसिस होता है ऑलवेज एंड ऑलवेज अकर इन डिप्लॉइड सेल एंड प्रोड्यूस फोर हैप्लोइड सेल। ठीक है। फिर हमने एक को गैमेटिक मियोसिस, दूसरे को जाइगोटिक मियोसिस नाम दिया, क्यों, ताकि हमें यह पता चले कि हमारा एडल्ट कैसा है। इमेजिन करके देखो, मैं आपको पूछूं कि एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ में मियोसिस हो रहा है, आप बताएंगे उसका प्लॉइडी लेवल एडल्ट का एन है या 2n है, नहीं बता सकते। अब मैं आपसे बोलूं कि एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ में जाइगोटिक मियोसिस हो रहा है, उसकी एडल्ट का प्लॉइडी क्या होगा। और जाइगोटिक मियोसिस हो रहा है तो डेफिनेटली एडल्ट का प्लॉइडी लेवल एन होगा। अगर गैमेटिक मियोसिस होगा तो एडल्ट का प्लॉइडी लेवल 2n होगा। ठीक है, चले जी। तो बस हमको पता चले कि एडल्ट कैसा है, इसलिए गैमेटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस बोला है, बाकी इनमें कोई फर्क नहीं है। ठीक। गैमेटिक नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है अख्तर। कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं जिनमें गैमेटिक मियोसिस भी होगा, भी आगे मैं आपको बताऊंगा। गैमेट बने, गैमेट में फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एडल्ट 2n है, जाइगोट 2n है तो माइटोसिस होगा, डेवलप हो जाएगा। वही बात, अगर हम 100 डेज का लाइफ साइकिल माने तो 100 दिन में से 99 डेज हम 2n में है और एक दिन हम n में है। तो 99 डेज के रेस्पेक्ट में एक दिन नेग्लिजिबल हुआ, हाँ या नहीं। इसलिए लाइफ साइकिल का टाइप क्या होगा, डिप्लॉटिक। फिर बोल रहा हूं, फिर कोई दिक्कत हो तो एक लाइन याद कर लेना, इन प्रोटेस्ट अगर एडल्ट 2n है तो 101% इसके अंदर गैमेटिक मियोसिस होगा। और जब भी किसी लाइफ में गैमेटिक मियोसिस होगा, लाइफ साइकिल का टाइप डिप्लोटिक होगा। कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है अगर वो प्रोटिस्ट है तो। ठीक। अब बात करते हैं डाइनोफ्लेजिलेट के बारे में। इसका डिवीजन है पायरोफाइटा। पायरो का मतलब होता है आग, फाइटा का मतलब प्लांट। आग वाले प्लांट जो ग्लो करते हैं उसे बोलते हैं पायरोफाइटा। ठीक है। क्लास डायनोफाइसी, इन्हें प्रोटिस्ट विद टू फ्लेजिला के नाम से जानते हैं। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नॉर्मली किसी भी ऑर्गेनिज्म में फ्लेजिला होते हैं ऐसे, जबकि इनके अंदर फ्लेजिला होते हैं ऐसे। एक ट्रांसवर्स होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, इसलिए ऐसे नहीं होते, ऐसे होते हैं। इसलिए ये यूनिक बात होती है। मोस्टली मेराइन होते हैं, वाटर सरफेस पर मिलते हैं। येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, रेड, डिपेंडिंग प्रेजेंट ऑन पिगमेंट क्वांटिटी, उस पर डिपेंड करता है। न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस करते हैं साहब, अपना खुद प्रिपेयर करते हैं। इन्हें आर्मड एल्गी के नाम से जानते हैं। खास बात होती है जो इनकी सेल वॉल होती है, प्लेटेड होती है। प्लेटेड सेल वॉल की वजह से इनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस कुछ ऐसी आती है जिन्हें चारों तरफ से किसी शैलीय कवच के अंदर कवर किया हुआ है, इसलिए इनका नाम पड़ा आर्मड एल्गी। देखो, पुराने जमाने में राजा महाराजा जब लड़ने जाते तो अपनी पूरी बॉडी पर शैलीय कवच लेकर के जाते थे। तो प्लेटेड सेल वॉल की एक्सटर्नल अपीयरेंस कुछ ऐसी आती है जिसे चारों तरफ से किसी शेल में कवर किया है, शेल को बोलते हैं आर्मड, इसलिए इनका नाम पड़ा आर्मड एल्गी। इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पर जैसी लाइट गिरती है क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, क्या बनेगा, फूड। जितना खा सकते हैं खाएंगे, बाकी क्या स्टोर करेंगे किस फॉर्म में, स्टार्च। ठीक। अब देखो, एक ट्रांसवर्स होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल होती है। इसकी वजह से विप लाइक मूवमेंट होता है, इसलिए वॉर्लिंग विप मूवमेंट शो करते हैं।
विप लाइक मूवमेंट शो करने की वजह से नाम पड़ा बोरलिंग विप। देखना भाई, ये डायनोफ्लैजिलेट है। एक फ्लैजिला होती है ऐसे, इसमें स्ट्रोक लगेगा ऐसे, ऑर्गन किधर जाएगा ऊपर। एक फ्लैजिला निकलती है यहाँ से, इसमें इस तरह से स्ट्रोक लगेगा, ऑर्गन किधर जाएगा इधर। इमेजिन करें दोनों फ्लैजिला एक साथ मूवमेंट करें तो ऑर्गन किधर जाएगा, ये इस टाइप का स्टेयर्स का जैसा मूवमेंट होता है। इस टाइप का मूवमेंट शो करने की वजह से इन्हें बोलते हैं बोरलिंग वेव। डायनोफ्लैजिलेट में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करूं तो क्लोरोफिल ए सी होता है। जेंथोफिल की बात करें तो डायनोफिल डाइडाइनोजेंथिन। न्यूक्लियस हैप्लॉइड है एन, तो लाइफ साइकिल हैप्लोन्टिक। क्यों? क्योंकि जाइगोट का डेवलपमेंट क्या होता है, मेयोसिस से होता है। मैंने ये बताया ना, अगर एडल्ट एन है तो क्या होगा, जाइगोटिक मेयोसिस, और जब भी जाइगोटिक मेयोसिस होगा लाइफ साइकिल का टाइप हैप्लोन्टिक। डायनोफ्लैजिलेट को मीजोकैरियोट बोलते हैं। मीजो का मतलब बीच का, कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस। किसके बीच का न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। मतलब इनमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के कैरेक्टर मिलेंगे। यूकैरियोट के कैरेक्टर कैसे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली मिलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगा, न्यूक्लियोलस मिलेगा। प्रोकैरियोट का सिर्फ एक कैरेक्टर होता है, द लैक स्टोन प्रोटीन इन इट्स क्रोमोसोम। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डायनोफ्लैजिलेट को मीजोकैरियोट्स कहते हैं क्योंकि इनके क्रोमोसोम में स्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। डायनोफ्लैजिलेट बायोलुमिनेस शो करते हैं। बायो का मतलब होता है लिविंग, लुमिनेस का मतलब चमक, जो लिविंग फॉर्म में चमक शो करते हैं। चमकते हुए दिन में दिखेंगे या रात में दिखेंगे, रात में। दिन में सनलाइट ज्यादा होती है इसलिए इन्हें लाइट लाइट के नाम से जानते हैं। ये ग्लो करते हैं क्यों, क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स आर मेड अप ऑफ लूसीफेरिन प्रोटीन। जब इस लूसीफेरिन प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी इमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हेंस दे शो ग्लो। आपने देखे चमकते हुए, एक पिक्चर आई थी अगर आपने देखी हो तो, एक विलन पिक्चर के अंदर एक गाना होता है तेरी गलियां। उसमें एक लड़का एक लड़की की ख्वाहिशें पूरी कर रहा होता है, तो गाने में एक शॉट है समुद्र के पास में दिखाया जाता है, वो यही डायग्राम है और कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन वहां जो बाद में उसके बुक के अंदर जो चिपकाते हुए दिखाया, वो डायनोफ्लैजिलेट नहीं है, बस ये इमेज तक ही क्लियर है। एक पिक्चर आई थी पाई, अगर आपने देखी हो तो, उसमें भी आपको डायनोफ्लैजिलेट स्क्रीन पर दिखाया गया, ग्लोइंग ओशियन वहां पर दिखाया गया। डायनोफ्लैजिलेट को फायर एल्गी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ग्लो करते हैं। ठीक है, बिकॉज दे अपीयर ग्लोइंग लाइट ड्यू टू बायोलुमिनेशन। सबसे पहले चमकते हुए नॉक्टिलुका को देखा गया था, इसलिए इन्हें प्यार से सी घोस्ट के नाम से जानते हैं। गोनेलक्स सी सरफेस पर एक बहुत फास्ट रैपिड मल्टीप्लिकेशन की वजह से फैलते हैं और ये रेड टाइड कॉज करते हैं। टाइड क्या होता है, मून के अट्रैक्शन से पानी में उठने वाली बड़ी बड़ी वेव्स। मून के अट्रैक्शन से पानी में उठने वाली बड़ी बड़ी वेव्स को बोलते हैं टाइड। जब ये सी सरफेस पर फैले हुए होते हैं तो ये भी पानी के साथ ऊपर उठते हैं, तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे रेड टाइड आया हुआ है। ठीक है, ये रेड टाइड वाटर ब्लूम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? जब ये एक्सेस अमाउंट में वाटर सरफेस पर फैलते हैं तो हैवी क्वांटिटी में टॉक्सिक सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं। ये टॉक्सिक सब्सटेंस अगर फूड चेन के थ्रू अगर ह्यूमन में चला जाता है तो उसे पैरालिसिस कर देता है, और अगर ये एक्वेटिक लाइफ के अंदर चला जाता है फूड चेन के, तो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये वाटर ब्लूम के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, मैंने ये बताया वाटर सरफेस पर एक्सेस अमाउंट में ग्रो कर उसे पॉल्यूट कर देता है। अब बात करते हैं क्राइसोफाइट की। क्राइसोफाइट में हम दो ग्रुप की बात करेंगे, डायटम जिन्हें हम पर्ल्स ऑफ ओशियन के नाम से जानते हैं, या फिर डेस्मिड्स जिसे हम जेल्स ऑफ सी या गोल्डन एल्गी के नाम से जानते हैं। मेराइन वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर मिलते हैं। तो नॉर्मली ऐसा मानते हैं कि जो डायटम्स होते हैं नॉर्मली मेराइन में मिलते हैं, और जो डेस्मिड्स होते हैं वो फ्रेश एनवायरनमेंट के अंदर मिलते हैं। ध्यान रखो, डायटम को डायटम कहते हैं क्यों, क्योंकि इनकी सेल वॉल दो पार्ट में डिवाइडेड होती है और एक के ऊपर एक ऐसे रखी होती है जिसे लीड ऑफ सोबोक समुद्री की डिब्बी। जिस सेल वॉल की एजेस बाहर निकलती है उसको बोलते हैं एपिथिका, जिसकी अंदर होती है उसको बोलते हैं हाइपोथिका। देखो, ये एपिथिका ये हाइपोथिका दोनों मिलाकर के बनाते हैं सेल वॉल। खास बात ये होती है कि इनकी सेल वॉल में हैवी क्वांटिटी में सिलिका पार्टिकल होते हैं। जब डायटम्स की डेथ होती है तो ऑर्गेन तो डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन सिलिका की प्रेजेंस की वजह से सेल वॉल डिकम्पोज नहीं होती। हजारों सालों से डायटम्स पैदा हो रहे हैं, हजारों सालों से डायटम्स मर रहे हैं, ऑर्गेनिम डिकम्पोज हो रहा है, लेकिन सिलिका की प्रेजेंस की वजह से सेल वॉल डिकम्पोज नहीं होती और ऐसे कैसे जाके नीचे बैठ जाती है। हजारों सालों में वहां पर बड़ी बड़ी रॉक्स बन गई, चट्टाने बन गई, जिन्हें हम डायटोमाइट डायटोमी अर्थ या किसलगर के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके अलावा न्यूक्लियस की बात करूं तो न्यूक्लियस डायटम्स के अंदर तो न्यूक्लियस होता है 12, तो इसके अंदर होगा गेमेटिक मेयोसिस, और जब गेमेटिक मेयोसिस होगा तो लाइफ साइकिल का टाइप डिप्लॉन्टिक। जो डेस्मिड होता है वो एन होता है, इसमें जाइगोटिक मेयोसिस होगा, और जाइगोटिक मेयोसिस होगा तो लाइफ साइकिल का टाइप हैप्लॉन्टिक। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बात करें तो क्लोरोफिल ए सी, जेंथोफिल की बात करें तो फ्यूकोजेंथिन होता है। इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पर जैसे लाइट गिरेगी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, क्या बनेगा, फूड।
इतना खा सकते हैं, खाएंगे, बाकी क्या स्टोर करें किस फॉर्म में? ग्लिकोसिन एंड ऑयल। ये स्टोर फूड इनमें बड़े काम की चीज होती है, पता है आपको? अभी बताऊंगा, देखो। ठीक, इसके अलावा इनमें एक लार्ज वेक्यूम होती है। दे आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दोबारा पूछ सकते हैं। मूवमेंट, खास बात, ओल्ड आइटम्स आर इमोर्टाइल। ओल्ड आइटम्स आर इमोर्टाइल, ना तो इनमें सिले होती है ना फ्लेजिला होती है, बट दे कैन फ्लोट विद द हेल्प ऑफ स्टोर फूड, with the help of stored food या stored fat। ये देखो, ये पानी की लेयर, ये खाना जो होता है इन्हें पानी में डूबने नहीं देता, तो जिधर की तरफ हवा चलती है उधर की तरफ तैरते हुए जाते हैं। तो ध्यान रखना, ये पैसिव मूवमेंट है, इसमें एनर्जी खर्च नहीं हो रही है। ये पैसिव मूवमेंट है, इनमें एनर्जी खर्च नहीं हो रही है। ठीक। रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर रेयर गैमेटिक मेयोसिस। क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? डाइटम्स के बारे में बात करें। डेस्मिड्स के बारे में मैंने आपको पहले ही क्लियर कर ही दिया। डाइटम के अंदर एक स्पेशल टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम ऑक्सोस्पोर के नाम से जानते हैं, जो रिजुविनेशन का काम करती है। यूजुअल डाइटम की बात करें तो साउंड प्रूफिंग, जिस रूम को साउंड प्रूफ करना होता है उसमें चारों तरफ किसेल की वॉल लगा दी जाती है। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, जो कीप होती है उस कीप के अंदर किसेल भर दिया जाता है। ये देखो, सिलिका की वजह से इनके अंदर पोर्स होते हैं। ये देखो, सिलिका की वजह से इनके अंदर इस तरह से पोर्स होते हैं। जैसे इंप्योरिटीज को ऑयल या सिरप को ऊपर डाला जाता है, ये देखो, इन पोर से होते हुए नीचे आ जाते हैं और इंप्योरिटी सारी ऊपर आ जाती है। स्टोन पॉलिशिंग, अभी रिसेंटली आपके घर बनाओ या आपके पास में अगर कहीं घर बनाओ तो पत्थर को घिसने के लिए एक मशीन आती है, उस मशीन की कुछ बट्टियां लगती है। ये बट्टियां कुछ और नहीं, किसेलगर होते हैं। हैवी क्वांटिटी सिलिका होती है, मशीन ऊपर घूमती जाती है, नीचे पत्थर पॉलिश होता जाता है। एज ए हीट इंसुलेटर, स्टीम पाइप और बॉयलर्स को फटने से बचाने के लिए किसेलगर को काम रहेगा। देखो, बड़ी बड़ी स्टीम पाइप और बॉयलर्स में पाइप इस तरह से होता है, देख रहे हो? इस पाइप के अंदर हाई टेम्परेचर की एयर को फ्लो किया जाता है। कब इस एयर का टेम्परेचर इस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट के बराबर आ जाता है पता ही नहीं चलता, और स्टीम पाइप और बॉयलर्स बस्ट हो जाते हैं। इसे बस्ट होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, इन पाइपों के अंदर की तरफ किसेल करके थिन लेयर चढ़ा दी जाती है। अब आप कितनी हाई टेम्परेचर की एयर को फ्लो करो, किसके कांटेक्ट में आएगी? मेटल के कांटेक्ट में आएगी या किसेलगर के कांटेक्ट में आएगी? किसेलगर। और किसेलगर के अंदर हैवी क्वांटिटी में क्या है? सिलिका, जो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। अब बात करते हैं यूग्लिनॉइड। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से कुछ लोग इसकी फोटोसिंथेटिक एबिलिटी पर स्ट्रेस देते थे, इसे प्लांट मानते थे और प्लांटी में रखते थे। कुछ साइंटिस्ट बोलते थे कि इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है और एनिमल के जैसा न्यूट्रिशन होता है, इसे एनिमल मानते थे और एनिमल में रखते थे। वहीं कुछ साइंटिस्ट इसे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल के नाम से जानते थे। तो कुल मिलाकर के यूग्लिना की पोजीशन क्लियर नहीं थी। कोई प्लांट मानता था, कोई एनिमल मानता था, कोई कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल मानता था। फिर आया साहब आर एच विटेकर। आर एच विटेकर ने आते बोला कि यूग्लिनॉइड ना प्लांट होते हैं ना एनिमल होते हैं, ना कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल होते हैं। तो लोग बोला तू बड़ा समझदार है, तू बता। बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। तो तू कह रखा है बता। उसने पूरी दुनिया से एक बात पूछी, पहले तो बता यूग्लिनॉइड क्या होते हैं। तो सबने बोला यूग्लिनॉइड यूनिसेलुलर यूकेरियोट होते हैं। और अकॉर्डिंग टू आर एच विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ऑल यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। आज भी आर एच विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का कहीं गुणगान किया जाता है ना, तो आर एच विटेकर के स्टूडेंट, पीपल, शिष्य, अनुयायी चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया के सामने बात रखते हैं कि आर एच विटेकर पहला आदमी था जिसने यूग्लिना के पोजीशन को क्लियर किया। नहीं तो पिछले 200 सालों में कोई साइंटिस्ट ऐसा नहीं आया जिसने यूग्लिना की पोजीशन को क्लियर किया। नो डाउट इट इज अ बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कि उसने यूग्लिना की पोजीशन को क्लियर किया। हैबिटेट की बात करें तो फ्रेश स्टेगनेंट, स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ पानी, डैम सॉइल और ब्रेकेज वाटर में मिलता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल वॉल एब्सेंट होती है। जब सेल वॉल एब्सेंट होती है तो सीधी सी बात है, सारी सारी स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन से कवर होती है। लेकिन प्रोटेक्शन के लिहाज से सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम होता है पेलिकल। पेलिकल इज नॉट ए वॉल, पेलिकल इज ए नेम ऑफ मेम्ब्रेन। ये देखो, ये इनके बाहर की तरफ मौजूद होती है। ये एक मेम्ब्रेन की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है जो इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। उतने एफिशिएंट तरीके से प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड नहीं कराती जितने एफिशिएंट तरीके से सेल वॉल कराती है, लेकिन कराती तो है। दोनों में क्या फर्क है? सेल वॉल रिजिड, हार्ड, दृढ़, मजबूत होती है। पेलिकल इलास्टिक इन नेचर होती है। ठीक है। पेलिकल इनकी पूरी बॉडी पर मौजूद होती है। इनकी बॉडी के एपिकल पार्ट पर एक ग्रूव, एक केविटी, एक गड्ढा, एक रिजर्वायर होता है। ठीक है, ये रिजर्वायर इनके मुंह का काम करता है। जब तक इनको सनलाइट मिलती है तब तक तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। जब इनको सनलाइट नहीं मिलती तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है, और उसमें भी दे बिहेव लाइक प्रेडेटर।
प्रेडेटर का मतलब कैच, किल एंड ईट। अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को वाटर करंट के साथ में पकड़ते हैं, कैच, उन्हें मारते हैं, किल, खाते हैं और वेस्ट मटेरियल यहीं से बाहर निकाल देते हैं। तो ये रिजर्वायर इनके मुंह का काम करता है जब इनको सनलाइट अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है। इसके अलावा जहां पेलिकल एब्सेंट होती है वहां से फ्लैजेला निकलता है, लॉन्ग फ्लैजेला होता है, ये फंक्शनल फ्लैजेला होता है जिसकी वजह से इनके अंदर मूवमेंट होता है। 2 साल पहले जो एनसीईआरटी थी उसमें यही डायग्राम था। अभी रिसेंट एनसीईआरटी के अंदर एक शॉर्ट फ्लैजेला भी बनाई गई है, ये शॉर्ट फ्लैजेला होता है। ठीक है। ये शॉर्ट फ्लैजेला कुछ लोग रिजर्वायर में बनाते हैं, कुछ बाहर भी निकालते हैं, तो इसे हमेशा लॉन्ग फ्लैजेला से छोटा बनाते हैं। ये किसी काम का नहीं होता है। इसके अलावा इनमें आई स्पॉट होता है जो इन्हें ऑप्टिमम लाइट और टेम्परेचर रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है। देखो इनके पास सेल वॉल नहीं है। ठीक है। अब सेल वॉल नहीं है तो सीधी सी बात है, सेल के अंदर इतना ज्यादा पानी भी नहीं आना चाहिए कि सेल बस्ट हो जाए, और सेल के अंदर इतना कम पानी भी नहीं होना चाहिए कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी ना चले। तो सीधी सी बात है, इसके लिए इनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो सेल के अंदर एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है। सेल के अंदर इतना ज्यादा पानी नहीं आना चाहिए कि सेल बस्ट हो जाए, और सेल के अंदर इतना कम पानी भी नहीं होना चाहिए कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी ना चले। इनके अंदर न्यूक्लियस होता है जो कि हैप्लॉइड होता है। क्लोरोप्लास्ट है, इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और जेंथोफिल के अंदर जियाजिंथिल होते हैं। खास बात, इनके जो पिगमेंट होते हैं ये हायर प्लांट के जैसे होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। मिक्सो का मतलब होता है मिक्स, ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मिक्सचर होता है। तो आप देखो, ये ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ दोनों तरह के नेचर शो करते हैं। ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसलिए आपको याद हो तो पिछले टर्म पर मैंने एक बात बोली थी, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मोनेरा, ज्यादा टाइप की केमिकल रिएक्शन है। मोस्ट एक्सटेंसिव न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी प्रोटिस्टा। मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ दोनों मिलेंगे, लेकिन मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यही देखने को मिलता है। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मोनेरा, मोस्ट एक्सटेंसिव न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी प्रोटिस्टा। ठीक है। स्टोर फूड इनके अंदर पैरामाइलम और फैट होता है। पैरामाइलम कार्बोहाइड्रेट होता है विच इज कन्वर्जन प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च। ठीक है। ये इनका कार्बोहाइड्रेट होता है। ये आज आपकी लास्ट स्लाइड है। स्लाइड मोल्ड अपन अगले टर्न पर पढ़ेंगे तो पूरा हेटरोट्रॉफ उधर ही हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको हैंड आउट भेजने की तैयारी करता हूँ।
हेलो बच्चा, हैंडआउट मिल गया? मैंने गूगल ड्राइव का लिंक भी भेज दिया है, देखो हैंडआउट मिला, प्लीज रिप्लाई। यस सर। ठीक है, लिंक भी मैंने भेज दिया है बच्चों। ओके, थैंक यू।